क्या हो अगर आप एक ऐसा बच्चा हो जिसको कि इमोशन बिल्कुल भी फील नहीं होता है, जहाँ पर आप हमेशा अकेला रहते हो और अपना काम करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी सभी आपसे काफी ज्यादा नफरत करते हैं। और एक दिन अगर विलेज में काफी सारे मॉन्स्टर अटैक कर दे, जिस वजह से विलेज के लोग आपको डिटेक्टिव के मदद से मारने की कोशिश करें, और अगर इसी दौरान आपको पता चले कि आप असल में हाफ डीमन और हाफ इंसान हो, लेकिन इसके बारे में तो आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन में ही आपके मॉम डैड ने आपको छोड़कर यहाँ से चले गए थे। और बाद में अगर आप अपने मॉम डैड को ढूंढने की वजह से वो डिटेक्टिव के साथ काफी सारा मिशन करना शुरू कर दो, और इसी वजह से ही अगर बाद में आपको पता चले कि आप डीमन होने की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि टोक्यो से एक जगह पर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से जाती है उसका गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदा तो असल में एक डिटेक्टिव है और वो असल में ये विलेज पे अपना क्लाइंट से मिलने के लिए आया था। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर उसका वो क्लाइंट आ जाती है और आगे वो उस बंदे को लिफ्ट देते हुए उसको बताने लगती है कि आखिरकार उसने यहाँ पर उसको क्यों बुलाया है, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि असल में ये विलेज के बाजू में एक जंगल है जिसमें कि एक एक करके सभी जानवर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये ज़ॉम्बीज कोई नॉर्मल ज़ॉम्बीज बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़ॉम्बीज डीमन की तरह काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और इनुगामी तुम ये बात अपने दिमाग में घुसा लो कि तुमको इसके बारे में किसी भी बच्चों को नहीं बताना है। वो कहता है कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों फाइनली वो विलेज के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर वो एक घर पर आराम कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो सामने एक बच्चे को देखता है जो कि फार्मिंग कर रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बच्चे का नाम असल में डोडो है। उसको फार्मिंग करता हुआ देखकर आगे इनुगामी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम कैसे हो। वो बताता है कि मैं ठीक हूँ, ये कहकर वो दोबारा अपना काम को करने लग जाता है। और डोडो का इस तरीके का बिहेवियर को देखकर आगे इनुगामी वो लेडी से पूछने लग जाता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार ये बच्चा ऐसा क्यों है और क्या ये स्कूल पर नहीं जाता। उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे वो लेडी भी उसको सारा कुछ बता देती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनुगामी आराम से अपना बात ले रहा था, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर एक बच्चा आकर कहने लगता है कि मैं असल में इस जगह पर आपका देखभाल करने के लिए आया हूँ। ये बताकर ही आगे वो इनुगामी का पीठ को साफ करने लग जाता है, जिस वजह से आगे इनुगामी उससे डोडो के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि डोडो असल में काफी ज्यादा घटिया और गंदा बच्चा है। इसके पूछने पर आगे वो बताने लग जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर से हमेशा काफी ज्यादा बदबू आता है। और आगे नहाने के बाद इनुगामी वही लेडी के पास जाकर उनसे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे पास डोडो को भेज सकते हो मेरा देखभाल करने के लिए। उसका ये बात को सुनकर आगे वो लेडी भी इसके लिए मान जाती है, जहाँ पर वो सीधा डोडो को कुछ कपड़े देती है, उससे कहने लगती है कि तुम इनुगामी के पास जाने से पहले नहा लेना क्योंकि तुम्हारा बॉडी से काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। उनका ये बात को सुनकर आगे डोडो सीधा जाकर नहाने लग जाता है, और आगे वो उस कपड़े को पहनकर जल्दी से इनुगामी के पास चले जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में इस जगह पर उसके लिए खाना लेकर आया था। जो करने के बाद ही आगे जब भी डोडो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, अचानक से इनुगामी उसको रोक देता है, जहाँ पर वो उसको बताने लग जाता है कि मैं असल में एक डिटेक्टिव हूँ और मैं असल में इस जगह पर एक काम को कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। डोडो कहता है कि हाँ मुझे पहले ही इसके बारे में पता है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इनुगामी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले तो वो लेडी ने उसको ये बताया था कि इसके बारे में किसी भी बच्चों को नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर डोडो को तो इसके बारे में काफी पहले से ही पता है। और आगे इसके पूछने पर डोडो बताने लग जाता है कि वो सभी ज़ॉम्बी के अटैक करने के बाद जो भी मरते हैं मैं उन लोगों के लाशों को ठिकाने लगाता हूँ। और इसी के साथ साथ वो इनुगामी को ये भी बताता है कि ऐसा कोई न्यू मून के बाद होता है। ये इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर इनुगामी के लिए काफी ज्यादा जरूरी था, जिस वजह से आगे वो डोडो को थैंक यू कहता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि इनुगामी डोडो के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाता है। ये देखकर तो यहाँ पर विलेज के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि बचपन से डोडो की क्लोज कोई भी नहीं आता था, और इनुगामी एक पहला पर्सन है जो कि डोडो के साथ इतना अच्छे तरीके से बातें कर रहा है। और आगे ऐसे ही उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए वो रात भी आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में आज ही तो न्यू मून है और आज की रात ये सभी ज़ॉम्बी विलेज के लोगों के ऊपर अटैक करने वाले हैं। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो डोडो इनुगामी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो दोनों जाकर आज वो सभी ज़ॉम्बी को हराने वाले थे। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर वही बच्चा आ जाता है जिसका नाम यातारू है, जहाँ पर वो सीधा काफी गुस्से में उसका कॉलर को पकड़ते हुए उससे कहने लगता है जल्दी से बताओ तुम इतना सारा उसका काम इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम उसके साथ टोक्यो जा पाओ, और वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड ने तुमको अकेला छोड़ दिया था
और हमने ही तुमको पाल पोस कर बड़ा किया है, इसी वजह से तुम ये मत भूलो कि तुम हमेशा एक अनाथ हो और अनाथ ही रहोगे। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तभी अचानक से डोरो को इनुगामी का एक बात याद आता है, जहाँ पर इनुगामी ने उसका लॉकेट को देखकर उससे ये कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉकेट असल में तुम्हारे मॉम डैड ने तुमको दिया होगा, और अगर ये सच है तो इसका मतलब वो दोनों तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं, इसी वजह से तुम कभी भी मत सोचना कि तुम एक अनाथ बच्चे हो। और तभी हम लोग दोबारा प्रिजन का सीन को देखते हैं, जहाँ पर वतारू गुस्से में आकर उसका लॉकेट को छीन लेता है। उसको ऐसा करती है तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिस वजह से आगे डोरो उसको एक लात मारता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वतारू तो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि यहाँ पर डोरो धीरे धीरे करके एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। उसका ये खतरनाक रूप को देखकर तो यहाँ पर वतारू काफी ज्यादा डर गया था, जिस वजह से आगे वो डर के मारे सीधा जंगल के अंदर भाग जाता है। लेकिन आगे जब भी डोरो वो लॉकेट को छूता है, अचानक से वो अपने नॉर्मल बॉडी पे आ जाता है। ये देखकर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो उस लॉकेट के वजह से इतना देर से एक ह्यूमन बना हुआ था। और जब भी उस जगह पर इनुगामी आता है, डोरो उससे कहने लगता है कि तुम जिसको मारने के लिए आए हो वो मैं ही हूँ, और मैं असल में एक डीमन हूँ। वो कहता है कि तुम वो नहीं हो जिसको कि हम ढूंढ रहे हैं, और वैसे भी तुम एक हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन हो। उसका ये बात को सुनकर आगे डोरो भी उसको सा कुछ बता देता है कि वतारू असल में मुझे डीमन के रूप में देख लिया था, जिस वजह से आगे वो डर के मारे जल्दी से जंगल के अंदर भाग गया। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके ऊपर डीमन एनिमल हमला कर सकते हैं। उसका ये बात को सुनकर आगे इनुगामी जल्दी से डोरो को लेकर वो जंगल के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि वतारू के ऊपर तो एक डीमन अटैक करने वाला था। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर वो दोनों आकर वतारू को बचा लेते हैं, जहाँ पर इनुगामी ये देखता है कि यहाँ पर डोरो तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और तभी इतने में उस जगह पर वो कल्प्रेट आ जाता है, और उसके वजह से तो यहाँ पर जंगल में सभी जानवर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे थे। और आगे जब भी वो ज़ॉम्बी उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी उस जगह पर ठीक टाइम पे डोरो आकर उन दोनों को बचा लेता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों ही तो उससे काफी ज्यादा लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो कल्प्रेट तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जहाँ पर वो जल्दी से अपने बॉडी को हील कर लेता है। और तभी उस जगह पर इनुगामी कहने लग जाता है कि डोरो तुम्हें अभी इसका सर धड़ से अलग करना पड़ेगा। उसका ये बात को सुनकर आगे डोरो भी सीधा जाकर उसको एक पंच मारता है, और उसका ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो डीमन का सर धड़ से अलग हो जाता है। और आगे जाते हुए डोरो बताने लग जाता है कि विलेज के सभी लोग असल में मुझे कल्प्रेट समझते हैं, जहाँ पर उन सभी को ऐसा लगता है कि मेरे वजह से सभी जानवर इन्फेक्टेड हुए हैं। इनुगामी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे असल में यहाँ पर तुमको ही मारने के लिए बुलाया गया था। ये कहकर आगे वो उसके ऊपर गन तांग देता है। उसको ऐसा करते हुए डोरो कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे अभी मार दोगे? मैं मरने से पहले अपने मॉम डैड को एक बार देखना चाहता था। इनुगामी कहता है कि मरने से पहले ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा असली नाम क्या है? डोरो बताता है कि मेरा असली नाम असल में कबाने है। ये कहकर आगे इनुगामी सीधा उसको शूट कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो इनुगामी वही लेडी से बातें कर रहा था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैंने वो बच्चे को मार दिया, और मारने के बाद उसको नीचे दफना भी दिया। और तभी हम लोग वही गाड़ी में डोरो को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि गोली खाने के बावजूद भी आखिरकार वो कैसे जिंदा है। वो बताता है कि शायद तुम नहीं जानते कि घोल कभी भी नहीं मरता, और मैं तुमको पहले ही बता दूं कि सभी घोलों के पास हीलिंग प्रॉपर्टी होते हैं, और मैंने तुमको जो गोली से शूट किया था तुम अपने माथे पर देखो वो कब का हील हो चुका है। और आगे डोरो पूछने लग जाता है कि आखिरकार अभी हम कहाँ पर हैं? इनुगामी बताता है कि अभी हम लोग असल में टोक्यो पर हैं। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर इनुगामी डोरो को पहनने के लिए एक कपड़े दिया था, और आगे जब भी वो उस ड्रेस को पहनता है, अचानक से उसको बाहर से कुछ बच्चों का आवाज सुनाई देता है। और आगे जब भी वो उस जगह पर देखने के लिए जाता है, उस जगह पर तो 2 बच्चे थे, और वो दोनों तो यहाँ पर डोरो को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जहाँ पर वो डोरो से पूछने लग जाता है कि बताओ आखिरकार तुम कौन हो? फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनुगामी सबको बता रहा होता है कि मेरा नाम असल में इनुगामी है, और मैं असल में एक डिटेक्टिव हूँ, और मैं असल में इंसान और किमोनो का प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। वो ऐसा कुछ बता ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से सिकी कहने लगता है कि जल्दी से बताओ क्या ये बच्चा भी मेरी तरह हाफ डीमन है? वो बताता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, ये भी हाफ डीमन है बिल्कुल तुम्हारी तरह, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उसके मॉम और डैड में से कोई ना कोई डीमन होगा। और आगे जब भी सिकी उसके शरीर पर अपना शर्ट को देखता है, वो उससे कहने लग जाता है कि ये असल में मेरा शर्ट है। इसी वजह से जल्दी से बता आखिरकार तुमको ये पहनने का हिम्मत कैसे मिला? डोरो कहता है कि अगर तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है चलो मैं तुमको ये शर्ट दे देता हूँ। उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे सिकी उससे कहने लग जाता है कि तुमको ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे मैं किसी की पहने हुए कपड़े बिल्कुल भी दोबारा नहीं पहनता। ये कहकर आगे सिकी चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। उसका ये बिहेवियर के वजह से आगे अकीरा नाम की वो लड़की उससे माफी मांगने लग जाती है, जिस पर डोरो कहने लग जाती है कि सच में अकीरा तुम काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो। उसका ये बात को
सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मैं कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ। ये कहकर ही आगे वो लड़कियों की तरह रोती है, जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। भाई कसम से मुझे इस टाइम पे ऐसा लगा था कि ये सच में एक लड़की है, और इसका चलने का और बोलने का स्टाइल को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगले जन्म में ये एक लड़की था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सिकी ने डोडो के लिए काफी सारे टैप को बिछाया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ये टैप को बिछाने के लिए हमने पहाड़ का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर डोडो तो एक सीधा साधा बच्चा था, इसी वजह से आगे वो भी गलती से उसके टैप में फंसकर नीचे गिर जाता है, जहाँ पर सिकी उसको नीचा दिखाते हुए उससे कहने लग जाता है कि जल्दी से बता आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए। वो बताता है कि मैं तो असल में इनुगामी के साथ एक कार के मदद से यहाँ पर आया हूँ। सिकी कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे आने का मकसद क्या है। उसका ये बात को सुनकर आगे डोडो भी उसको सारा कुछ बातें बता देता है। उसका सारा स्टोरी को सुनकर यहाँ पर सिकी कहने लग जाता है इसका मतलब तुम एक अनाथ बच्चे हो। ये सुनकर तो यहाँ पर डोडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसी वजह से आगे वो गुस्से में वो टैप से अपने पैर को छुड़वा लेता है। इस चक्कर में तो यहाँ पर उसका पैर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन तभी अचानक से वो अपने बाहर के मदद से अपने पैर को काफी जल्दी से हील कर लेता है। उसका इतना फास्ट हीलिंग एबिलिटी को देखकर तो यहाँ पर सिकी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो चारों तो यहाँ पर एक कार के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पर इनुगामी उन लोगों से कहने लग जाता है कि आज तुम लोग डोडो को ये सिखाने वाले हो कि आखिरकार उसका असली काम क्या है। और आगे वो लोग सीधा उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर तो असल में उन लोग को इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को देखकर तभी अचानक से एक बंदा कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन ये बच्चे अंदर पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लेकिन जब भी उसको पता चलता है कि वो असल में इनुगामी का साथी है, ये सुनकर आगे वो बंदा भी उन लोग को यहाँ से जाने देता है। और आगे जब भी वो लोग अंदर पर जाते हैं, वहाँ पर तो दो बच्चे काफी फुट कर रो रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके बाकी फैमिली वाले अंदर थे, जहाँ पर इनुगामी उन लोग से पूछने लग जाता है कि क्या तुम सभी आके आकर ये देखना चाहते हो। और आगे जब भी अकीरा अंदर पर झाँक कर देखता है, वहाँ पर तो काफी सारे इंसेक्ट्स थे। इतने सारे इंसेक्ट्स को यहाँ पर देखकर तो उसका फट के 64 हो गया था। और आगे इनुगामी उन लोग को बताने लग जाता है कि असल में ये इंसेक्ट काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, और अगर इन लोग को ज्यादा टाइम मिलेगा तो वो लोग काफी इजीली इंसानों को मार देंगे, लेकिन कम टाइमों में वो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर वहाँ पर एक बंदा बताने लग जाता है कि जब भी हमारा एक साथी अंदर गया था, अचानक से काफी सारे इंसेक्ट ने वो बंदे को घेर लिया। इनुगामी कहता है अगर मैं यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा ये सब कुछ ठीक करने के लिए। इसी वजह से आगे वो जल्दी से सभी पुलिस ऑफिसर को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। उन लोग के जाने के बाद आगे सिकी इनुगामी से कहने लग जाता है कि आप ज्यादा टेंशन मत करो, मैं अपने पावर के मदद से इन सभी इंसेक्ट को काफी आराम से पकड़ लूंगा। ये कहकर आगे वो उस जगह पर काफी सारा मकड़ी का जाल को बना देता है, जो कर आगे वो बताने लग जाता है कि अगर ये कीड़े मेरे जाली के पास आएंगे तो ये लोग अटक जाएंगे। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर ठीक यही होता है, लेकिन इस जगह पर तो यहाँ पर काफी सारे कीड़े थे। इसी वजह से आगे वो सभी कीड़े एकजुट होकर सिकी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर इनुगामी और डोडो आकर वो दरवाजे को बंद कर देते हैं, जहाँ पर इनुगामी कहने लग जाता है लगता है अब मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से डोडो हाथ में ग्लव्स को पहनकर इनुगामी से पूछने लगता है कि क्या मैं अंदर पर जा सकता हूँ। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे इनुगामी भी उसको अंदर जाने का परमिशन दे देता है, लेकिन वहाँ पर तो अकीरा डोडो को ये सब कुछ करने के लिए मना कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि डोडो इस चक्कर में मारा जाएगा। इनुगामी कहता है कि तुमको इतना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डोडो असल में एक इमोर्टल डीमन है, इसी वजह से उसको कुछ भी नहीं होगा। और तभी हम लोग 2 डोडो को देखते हैं जो कि वो कीड़ों के बेस पर पहुंच गया था, जहाँ पर इनुगामी कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम उन लोगों का बेस को तोड़ दो, इससे कुछ ही देर में वो सभी कीड़े भी यहाँ से भाग जाएंगे। उसका ये बात को सुनकर आगे डोडो भी ठीक यही करता है, और जब भी वो ऐसा करता है तभी अचानक से सभी कीड़े यहाँ से भाग जाते हैं। और तभी देखते देखते उस जगह पर वही 2 बच्चे आ जाते हैं, और यहाँ पर तो उन दोनों का मुंह मारा गया था, जिस वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा रोने लगते हैं। उसको इतना रोता हुआ देखकर तभी अचानक से डोडो को भी अपने पेरेंट्स का याद आने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसको एहसास होता है कि उसके मॉम डैड उसके बाजू में ही है। और आगे जब भी वो सभी अपना काम को कंप्लीट करने के बाद बाहर आते हैं, डोडो इनुगामी से पूछने लगता है कि अगर तुम एक डिटेक्टिव हो तो मैं भी तुम लोग का टीम पे ज्वाइन होना चाहता हूँ, जिससे कि मैं केसेस को सॉल्व करते करते एक दिन अपने मॉम डैड के पास पहुंच जाऊं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिकी डोडो से कहने लग जाता है कि अगर तुमको यहाँ पर सोने में दिक्कत हो रहा है तो फिर तुम मेरे रूम पर जाकर सो सकते हो। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आके डोडो भी इसके लिए मान जाता है। जैसे हम लोग इनुगामी को देखते हैं जो कि एक लेडी से फोन पर बातें कर रहा था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरे पास एक डीमन बच्चा है जिसके पास लाइफ स्टोन भी है, और ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा साबित होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। जैसे हम लोग डोडो को देखते हैं और वो यहाँ पर एक अच्छी जगह पर सोने के बाद
बावजूद भी उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। और तभी हम लोग दूसरी साइड वही लेडी को देखते हैं जिसके साथ इनुगामी बातें कर रहा था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनुगामी सिकी से कहने लग जाता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम डोरो को लेकर इनारी के पास चले जाओ। जहाँ पर हमें पता चलता है कि इनारी तो असल में एक पुलिस डिपार्टमेंट पे काम करता है। इनुगामी के ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे वो लोग जल्दी से तैयार होने लगते हैं। जहाँ पर इनुगामी जाने से पहले डोरो को एक लकी चार्म भी देता है। और तभी हम लोग दूसरी साइड काफी सारे पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और यहाँ पर तो वो सभी इनारी का वेट कर रहे थे। और आगे जब भी उस जगह पर इनारी आती है वो जल्दी से अपने बालों को लहराती है। और यहाँ पर इनारी का बाल देखकर नहीं बल्कि उसका बॉस को देखकर सभी ऑफिसर उस पे पागल ही हो जाते हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। और तभी हम लोग दो साथ डोडो, सुकी और आकिरा को देखते हैं और यहाँ पर वो तीनों तो उसके पास ही जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से डोडो रास्ते में रुक जाता है। ये देखकर आगे सीकी चिल्लाती है, उससे कहने लगता है कि जल्दी से चलो, हमें वहाँ पर जल्दी से पहुँचना है। और आगे जब भी वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं ऊपर से तो एक लड़की उन लोग के ऊपर नजर रखी हुई थी। और अंदर जाने के बाद आगे सीकी एक ऑफिसर से कहने लग जाता है कि हमारा अपॉइंटमेंट है, इसी वजह से हमें जल्दी से अंदर जाने दो। वो ऑफिसर कहते हैं कि क्या तुमको इनारी से मिलना है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वो बच्चों से बिल्कुल भी नहीं मिलती। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर वही लड़की आ जाती है और वो लड़की को देखकर वो ऑफिसर जल्दी से खड़ा हो जाता है। और आगे वो कहने लग जाती है कि इनारी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसी वजह से जल्दी से जाओ। उसका ये बात को सुनकर आगे से कि वो ऑफिसर को चिढ़ाने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की ये कहती है कि जिसका नाम डोडो है वो ही मेरे साथ आने वाला है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सिकी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। और आगे जब भी डोडो वो डोर को ओपन करने वाला होता है तभी अचानक से वो लड़की उसको लात मार कर नीचे गिरा देती है। जहाँ पर वो ये देखता है कि उसके सामने तो यहाँ पर इनारी बैठी हुई थी। जहाँ पर वो जल्दी से डोडो को अपने सीट पर बैठने के लिए कहती है। वो बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में इनुगामी से काफी कुछ सुना है और इसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन हो और तुम्हारे पास एक लाइफ स्टोन भी है। वो कहता है कि हाँ, हमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास एक लाइफ स्टोन है। इनारी कहती है कि मैं तुमको लाइफ स्टोन के बारे में कुछ चीजें बताती हूँ। लाइफ स्टोन असल में काफी ज्यादा रेयर आइटम होता है, क्या तुम मुझे वो चीज दिखा सकते हो? उसका ये बात को सुनकर आगे डोडो भी जल्दी से अपना लाइफ स्टोन उसको दिखाने लग जाता है। वो लाइफ स्टोन को देखकर आगे इनारी बताने लग जाती है कि इंसान का मूड हर टाइम चेंज होता रहता है, कभी वो खुश होता है, नहीं तो कभी वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और ये सारा कुछ एक एनर्जी टाइप का है। और डेमन असल में ये सारा एनर्जी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। और आगे जब भी वो एक चुटकी को बजाती है तभी अचानक से वो लड़की डोडो के पीछे से उसका सिर को उधर से अलग कर देती है। और तभी इतने में उस जगह पर दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। जहाँ पर इनारी उन दोनों को ऑर्डर देती है कि जल्दी से ही इसका बॉडी को डिस्पोज कर दो और याद रखना कि इसके बारे में किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए। ये बताकर ही आगे वो उसको मारकर एक सूटकेस के अंदर डाल देती है। लेकिन जब भी इनारी ये उठाने की कोशिश करती है ये तो काफी ज्यादा भारी था। ये देखकर आगे कौन कहने लग जाती है कि अगर ये भारी है तो मैं आपका मदद कर सकती हूँ, वैसे भी आप मेरी मॉम की तरह हो। उसका ये बात को सुनकर आगे इनारी भी काफी ज्यादा खुश होकर उससे कहने लगता है कि अगर मेरे पास काफी सारा लाइफ स्टोन होगी तो मुझे ह्यूमन के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी डोडो के साथ उसके दो दोस्त भी आए थे, इसी वजह से कौन तुम उन दोनों को संभाल लेना। और तभी हम लोग बाहर पे सीकी और अकीरा को देखते हैं और यहाँ पर तो वो डोडो का इंतजार कर रहे थे। और तभी इनने में उस जगह पर डोडो आ जाता है और उसके हाथ में तो वही सूटकेस था। सीकी चिल्लाती है, कहने लग जाता है कि क्या तुमको पता भी है कि आखिरकार हम कितना देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और जल्दी से बताओ आखिरकार ये सूटकेस के अंदर क्या है? डोडो कहता है कि ये चीज मुझे असल में इनारी ने दिया है और मुझे असल में ये चीज इनारी के रूम पर रखने के लिए कहा गया है। उसका ये सा कुछ बर्ताव को देखकर आगे सीकी उससे कहने लग जाता है कि मुझे आखिरकार ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको वो फॉक्स डीमन ने कुछ कर दिया है। उसका ये बात को सुनकर तभी इतने में डोडो का फेस एक फॉक्स डीमन में बदल जाता है। जहाँ पर वो कहने लगता है कि इनारी ने ये कहा था कि मुझे ये सारा कुछ चीजें छुप कर करना है, लेकिन तुम काफी ज्यादा होशियार हो कि तुमको ये सब के बारे में तुरंत ही पता चल गया। ये कहकर ही आगे वो बार बार अपने बार के मदद से उन दोनों के ऊपर अटैक करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर सिकी और अकीरा भी थोड़ी ना कम था, वो उसका सभी अटैक को डॉज कर लेता है। जहाँ पर सिकी चिल्लाती है, उससे कहने लग जाता है कि तुमने ये जगह पर पूरा आग लगा दिया, इसी वजह से क्या तुमको पता नहीं है कि इस वजह से कितने सारे लोग मारे जाएंगे। वो बताती है कि ये सभी लोगों को असल में इनारी कंट्रोल कर रही है, इसी वजह से इन लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला। सिकी कहता है कि अब मुझे समझ आया कि ये सब कुछ असल में एक इल्यूजन है, इसी वजह से तो मैं इतना सालों से इनारी को इतना ज्यादा नफरत करता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कौन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसी वजह से आगे वो सीधा उन दोनों के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाती है। और यहाँ पर तो उसका अटैक कुछ ज्यादा ही खतरनाक
खतरनाक था। इसी वजह से आगे सिकी अपने पार के मदद से सभी चीजों को एक साथ लाकर उससे बचने की कोशिश करता है, जहाँ पर सिकी चिल्लाती हुई कहने लग जाता है कि अकीरा तुम भी तो कुछ करो। तो इसे हम लोग अकीरा को देखते हैं और यहाँ पर तो उसका फट के 64 हो गया था। इसी वजह से आगे सिकी जल्दी से वो सूटकेस को कौन से छीन लेता है और जब भी वो उस सूटकेस के अंदर देखता है वहाँ पर तो डोडो का सर था, जहाँ पर सिकी उससे चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सूटकेस के अंदर क्या कर रहे हो। और डोडो का कटे हुए सर को देखकर तभी अचानक से अकीरा वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। जैसे हम लोग कौन को देखते हैं और ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से आगे वो कुछ ही देर में दोबारा एक फॉक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहाँ पर वो उन दोनों को मारने के लिए जल्दी से उन लोग के ऊपर अटैक करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर वो लोग भी थोड़े ना कम था, वो लोग छुप छुप कर एक जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी अचानक से सिकी ये देखता है कि डोडो तो उससे बातें कर रहा था, जहाँ पर डोडो कहने लग जाता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस लड़की के ऊपर मेरे सर को फेंको। शुरुआत में तो वो यहाँ पर ये सारा कुछ करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन बाद में उसको मानना ही पड़ता है, जहाँ पर वो जल्दी से डोडो का सर को पकड़कर उसके तरफ फेंकता है, जिस इसका फायदा उठाकर आगे डोडो जल्दी से कौन को काट लेता है, जिस वजह से वो कुछ ही देर में वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है और आगे कुछ ही देर में वो एरिया भी तुरंत ही ठीक हो जाता है। ये सारा कुछ देखकर सिकी कहने लग जाता है तो इसका मतलब ये सारा कुछ बस एक इल्यूजन था, लेकिन आग के वजह से उसके हाथ में जो चोट लगा था वो बिल्कुल रियल था। लेकिन तभी अचानक से वो ये नोटिस करता है कि कवाने का बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो रहा है और आगे कुछ ही देर में देखते देखते उसका बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाता है। और आगे जब भी वो लोग बाहर आते हैं इनुगामी उन तीनों को सही सलामत देखकर उनसे कहने लगता है कि मुझे काफी पहले से ही पता था कि अंदर पे कुछ न कुछ होने वाला है। उसका मुंह से ये बात सुनकर तो सिकी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर इनुगामी डोर से पूछने लग जाता है कि मैंने तुमको जो गुल्लक चाम दिया था क्या तुमने वो चीज इनारी को दे दिया। तो इसे हम लोग इनारी को देखते हैं और वो तो उसका लाइफ स्टोन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन तभी इतने में वो चीज कन्वर्ट होकर गुल्लक चाम में बदल जाता है और आगे इनुगामी इनारी को कॉल करके उससे कहने लग जाता है कि इस बार तुम मेरे बच्चों को तो जान से मार ही दिया था, लेकिन अगली बार जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तब तुम मुझसे फाइट करना। और तभी हम लोग वही लाइफ स्टोन को देखते हैं जो कि डोडो ने अपने मुंह के अंदर छुपा कर रखा था। दूसरा इनारी का वो टैक्सी ड्राइवर कहने लग जाता है कि अब जहाँ पर जाना चाहते थे हम वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन तभी हम लोग दूसरा इनारी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। और तभी हम लोग दूसरा इनुगामी को देखते हैं जो कि सभी के साथ अपने घर पर जा रहे थे कि डोडो इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी भी जिंदा है, इसी वजह से क्यों ना हम लोग उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखे। दूसरा हम लोग कौन को देखते हैं और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा बुरी हालत में थी और आगे जब भी वो लोग पार्टी करने के बाद अपने घर पर जा रहे थे तभी अचानक से देखते देखते उन लोगों के सामने कौन आ जाती है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में कहने लग जाती है कि जल्दी से मुझे डोडो का सर वापस दो। लेकिन यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा कमजोर हालत में थी, इसी वजह से वो कुछ ही देर में वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। उसका ये हालत को देखकर आगे इनुगामी भी उसको लेकर अपने घर पर आ जाता है और यहाँ पर तो वो खाना खाने के बाद दोबारा बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर डोडो का पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन ठीक टाइम पे उस पर इनुगामी उसको रोक देता है और अगले सीन में वो लोग सीधा जाकर एक बार के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर तो एक बंदा काफी देर से अपना ड्रिंक को पिए जा रहा था और तभी अचानक से डोडो पूछने लग जाता है कि आखिरकार ये जगह आधा ऑफिस और आधा बार क्यों है। सिकी बताता है कि ये जगह असल में इनुगामी का एक पार्टनर का था, जहाँ पर वो दोनों ही एक साथ ये जगह को संभालते थे। और तभी अचानक से वही बंदा नशे की हालत में कहने लग जाता है कि मुझे असल में एक लड़की से काफी ज्यादा प्यार है, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी मुझे उसका नाम और उसका पता बिल्कुल भी नहीं मिला और मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, इसी वजह से पता लगाओ कि आखिरकार वो कहाँ पर रहता है। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तभी अचानक से वो लोग प्यार के बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बातें करने के बाद डोडो को पता चलता है कि जब दोनों इंसान एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं तब एक बेबी पैदा होता है। और आगे इसके बारे में पूछने पर इनुगामी बताने लग जाता है कि जब एक डीमन और ह्यूमन एक दूसरे से प्यार करते हैं तब तुम्हारी तरह एक इंसान पैदा होता है जो कि होता है हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन। डोडो कहता है ठीक है मैं समझ गया, अगर मैं प्यार के बारे में सारा कुछ समझ जाऊँ तो हो सकता है कि मैं अपने मॉम डैड को अच्छे तरीके से समझ पाऊँ। उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे इनुगामी अकीरा और सिकी को उसका मदद करने के लिए कहता है, जो कहकर ये आगे वो कौन से कहने लगता है अगर तुम ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए हमारा मदद करोगे तो मैं भी तुमको डोडो का सर बिना कुछ बोले ही दे दूंगा। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कौन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और आगे वो बंदा कहने लग जाता है कि मेरा नाम असल में योडोनो है और कल के अंदर ही तुमको मेरा काम पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन जब भी वो बंदा उस जगह पर एक चूहे को देखता है, ये देखकर आगे वो बिल्लियों की तरह सीधा जाकर वो चूहे को अपने मुंह से पकड़ लेता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि जब भी मेरे आसपास एक चूहे होता है मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। और तभी वो लोग एक बैग देखते हैं जिसके अंदर ढेर सारे चूहे रखा हुआ था जो कि मरे हुए थे। उसका ये सारा कोई हरकत को देखकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा
हैरान हो गए थे। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदा तो असल में इतने सारे चूहे वो लड़की को देने वाला था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा उन दोनों को वो लड़की का फोटो दिखाता है और यहाँ पर तो वो सभी एक बिल्ली के ऊपर काफी देर से नजर रखे हुए थे और आगे जब भी वो बिल्ली एक सुनसान जगह पर जाती है तभी इतने में उस जगह पर बाकी सभी आकर उसको घेर लेते हैं और आगे डोडो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम वही लड़की हो? असल में हमारा एक क्लाइंट तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता है, इसी वजह से वो तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना चाहता है। और तभी अचानक से वो बिल्ली देखते देखते वो लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये तो असल में वही लड़की थी जिसको कि वो बंदा काफी ज्यादा प्यार करता है। और आगे जब भी वो लड़की दोबारा बिल्ली में ट्रांसफॉर्म होती है इतने में उस जगह पर कौन आकर उसको पकड़ लेती है, जहाँ पर वो सीधा वो बंदे से कहने लग जाती है कि तुम इससे क्या कहना चाहते थे, अब तुम इसको बोल सकते हो। और आगे वो अपना कैट फेस को बनाकर बताने लग जाता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं काफी ज्यादा अकेला था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद से मेरा लाइफ काफी ज्यादा अच्छा बन गया। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे भी एक कैट बना दो जिससे कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रह पाएंगे। और देखो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट दे लाया हूँ, देखो इसके अंदर ढेर सारे चूहे हैं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि वो पहला लड़का था जिसने कि उसको प्रपोज किया। इसी वजह से आगे वो लड़की भी उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर तो उन लोग का मिशन कंप्लीट हो गया था। इसी वजह से वो लोग सीधा इनुगामी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर कौन उससे कहने लग जाती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ये मिशन को कंप्लीट करने के बाद डोडो का सर मुझे दोगे। इनुगामी कहता है कि चलो ठीक है, तुम जल्दी से अपने आंखें को बंद करो। ये करने के बाद ही आगे वो तुरंत एक संतरे को लेकर एक स्पेल के मदद से उसको डोडो का सर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो लेकर आगे कौन भी चुपचाप वो चीज को लेकर यहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो इनुगामी उन लोग को और एक नए मिशन के बारे में समझा रही थी और आज वो दोनों असल में वही मिशन पर जाने वाले हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि एक रिवर में काफी सारे अजीब अजीब क्रिएचर देखे गए हैं और वहाँ पर जो कोई भी काम करते थे उनमें से काफी सारे लोग मारे भी गए हैं। ये सुनकर तो यहाँ पर अकीरा दोबारा काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन आगे जब भी डोडो ये मिशन के लिए हाँ कहता है उसको भी यहाँ पर ना चाहते हुए मानना ही पड़ता है। फिर अगले सीन में हम लोग डोडो को देखते हैं जो कि एक रिवर के सामने खड़ा हुआ था और तभी इन्ने में उस जगह पर देखते देखते अकीरा भी आ जाता है। उसको ये ड्रेस में देखकर तो शुरुआत में डोडो उसको पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन बाद में उसको पता चल जाता है कि ये असल में और कोई नहीं बल्कि अकीरा ही है। और आगे वो टनल के अंदर जाते हुए अकीरा बताने लग जाता है कि मेरा एक भाई था और हम दोनों असल में एक ट्विंस थे और उसको ढूंढने के लिए मैं असल में इनुगामी के पास आया था और असल में हमें यूकी ओनो को कहा जाता है और हमारा एक क्लैन भी है जो कि माउंटेन के अंदर रहता है और यहाँ पर लड़का बस 100 सालों में एक ही बार पैदा होता है। और आगे अकीरा अपने भाई के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने अपने भाई से वादा किया था कि हम दोनों हमेशा ये विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे और आगे जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तब हम लोग एक साथ ये विलेज को छोड़ देंगे। और बड़े होने के बाद जब हम दोनों ये विलेज को छोड़ रहे थे गलती से हम दोनों बिछड़ गए, लेकिन बिछड़ने के बावजूद भी मैं अभी भी जिंदा हूँ और मुझे लगता है कि मेरा भाई भी अभी भी जिंदा होगा। डोडो पूछता है तो इसका मतलब ये है ना कि तुम स्नो के साथ साथ आइस को भी कंट्रोल कर सकते हो, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम जल्द से ये रिवर को पूरा ही फ्रीज कर दो। अकीरा कहता है कि मैं ये चीज कर तो सकता हूँ, लेकिन ये पानी के अंदर जो कोई भी क्रिएचर रहेगा वो अचानक से बर्फ बन जाएगा। लेकिन तभी देखते देखते उसके पीछे एक डीमन आकार अकीरा को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर डोडो भी थोड़ी ना कम था, वो जल्दी से उसको छुड़वा लेता है। और आगे जब भी वो डीमन उसके ऊपर दोबारा अटैक करने वाला होता है तभी उस जगह पर ठीक टाइम पे तनुकी आकर उसको बचा लेता है। और तनुकी को यहाँ पर देखकर तो अकीरा काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो तो असल में यहाँ पर एक लेटर और एक पोशन को लेकर आया था और ये चीज तो असल में इनुगामी ने भेजा था और वहाँ पर ये लिखा था कि यहाँ पर तो असल में एक फ्रॉग किमोनो डीमन है और वही असल में एक एक करके यहाँ के सभी इंसानों को खत्म कर रहा है और मैंने तुमको एक ब्लड भेजा है, अगर तुम ये ब्लड पानी के अंदर डालोगे तो वो लोग सीधा एक साथ तुम लोग के ऊपर अटैक कर देगा। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अकीरा को काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर तो वो अपने भाई को ढूंढना चाहता है, इसी वजह से उसको ये काम करना ही पड़ेगा। और आगे जब भी डोडो वो ब्लड को पानी के अंदर डालता है इतने में उस जगह पर सभी फ्रॉग डीमन बाहर आ जाते हैं और वो लोग तो बार बार उन लोग के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिस वजह से आगे डोडो और तनुकी एक साथ मिलकर उन लोग को खत्म करने लगते हैं। उन लोग को इस तरीके से लड़ते हुए देखकर द्वेषा अकीरा ने उनमें कहने लग जाता है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, इसी वजह से मैं इन लोग का मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक से एक फ्रॉग डीमन जाकर डोडो को काट लेता है। डोडो कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं दोबारा अपने आप को हील कर सकता हूँ। उसको इस तरीके से लड़ते हुए देखकर आगे अकीरा ने उनमें कहने लग जाता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इन सभी को एक ही झटके में फ्रीज कर सकता हूँ, लेकिन आखिरकार मैं ये चीज कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और तभी अचानक से उसको अपने भाई का एक बात याद आता है जहाँ पर उसके भाई ने उससे ये कहा था बस तुम अपने पार पर फोकस करो, बाकी सारा कुछ मैं संभाल लूंगा। और आगे जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करता है
अचानक से उसका बॉडी काफी ज्यादा ग्लो होने लग जाता है। इस वजह से तो वहाँ पर एक ही सेकंड के अंदर भाग के पूरे फ्रॉग डीमन जम गए थे। और आगे जब भी अकीरा ध्यान से देखता है यहाँ पर डोरो भी पूरी तरीके से जम गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी उसका फेस बिल्कुल सही सलामत था। और उसको इतना ज्यादा पावरफुल देखकर डोरो कहने लग जाता है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। और तभी हम लोग उस जगह पर वही फ्रॉग डीमन को देखते हैं जो कि उन लोगों को थैंक यू कह रहा था। यहाँ के सभी फ्रॉग पूरा ही पागल हो गए थे और यहाँ पर वो सभी इतना ही पागल हो गए थे जिस वजह से वो अपने बच्चों को भी जान से मार देते थे। लेकिन तुम यहाँ पर आकर सब कुछ ठीक कर दिया, इसी वजह से तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे अकीरा डोरो के साथ एक सेल्फी खींचता है क्योंकि यहाँ पर वो सीगी को चिढ़ाना चाहता था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो डोरो साफ सफाई कर रहा था और तभी अचानक से वो अपने सामने एक डोर को देखता है जिसके ऊपर मिहाई लिखा था। ये डोर को देखकर तभी अचानक से उसको याद आता है कि इनुगामी तो असल में उसको इसके अंदर जाने के लिए मना किया था। लेकिन तभी अचानक से वो डोर के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और डोरो को जल्दी से खींच लेता है। और आगे जब भी इनुगामी को ये महसूस होता है वो जल्दी से उसके पास भाग कर जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि यहाँ पर तो डोरो बिल्कुल सही सलामत था। और तभी हम लोग उस जगह पर और एक नए बंदे को देखते हैं और यहाँ पर तो वो डोरो से काफी अजीब तरीके से ट्रीट कर रहा था। इनुगामी कहता है कि तुम इससे इस तरीके से बातें करना बंद करो। और आगे वो बंदा बताने लगता है कि मेरा नाम असल में मियाई है और मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं असल में इनुगामी के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करता हूँ और मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए डोरो, इसी वजह से तुम आज से मेरा सर्वेंट हो। इसी वजह से आज से मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा तुम मुझे ला कर दोगे। और आगे जब भी वो लोग बाहर आते हैं इनुगामी बताने लग जाता है कि मियाई असल में काफी दिनों से मेरे साथ ही रहता है और मियाई असल में एक वैम्पायर किमोनो है और उसका फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है और इसी के साथ साथ उसका दिमाग भी हद से ज्यादा तेज है। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा उससे दूर रहा करो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो डोरो मिहाई के लिए पानी लेकर गया था और तभी इतने में उस जगह पर सीकी आकर कहने लग जाता है कि तुम चाहे जो कोई भी हो तुम डोरो से इस तरीके से बातें करना बंद करो। और आगे वो लोग पंजा लड़ाते हैं जहाँ पर मिहाई काफी इजीली जीत जाता है और इसी के साथ साथ तो वो यहाँ पर डोरो को भी काफी इजीली हरा दिया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो कवाने बाहर पर जा रहा था घूमने के लिए और यहाँ पर तो वो जाते हुए बस मिहाई के बारे में सोचे जा रहा था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि सच में मिहाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर मेरे पास वो डीमन का पावर होता तो शायद मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल होता। लेकिन तभी अचानक से पीछे एक लड़की पेड़ से नीचे गिर जाती है और वो तो असल में और कोई नहीं बल्कि कौन था, जो देखकर आगे डोरो अपने फेस को छुपाने की कोशिश करता है। वो कहती है कि तुमको ऐसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वैसे भी इनहारी ने किसी और को ही हायर कर लिया है। उसका ये बात को सुनकर आगे डोरो उससे कहने लगता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे फाइट करो क्योंकि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। उसका ये बात को सुनकर आगे कौन भी इसके लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर डोरो के ऊपर तो कौन काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी अचानक से डोरो अपने सिर से उसको दे मारता है जिस वजह से उसके नाक से काफी ज्यादा खून निकलने लग जाती है। और तभी हम लोग दूसरा मिहाई को देखते हैं और यहाँ पर तो वो इनुगामी से बातें कर रहा था, जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि जब मैं डोरो के साथ पंजा लड़ा रहा था तब उसने मेरा हाथ को तोड़ दिया, इसी वजह से मैं गेम भी नहीं खेल सकता। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो कौन डोरो के ऊपर सो रही थी और आगे जब भी वो नींद से उठती है डोरो उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास रहने के लिए अभी कोई भी जगह नहीं है, इसी वजह से क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर जाना पसंद करोगे। वो कहती है कि मैं किस्सुने हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, जिस पर डोरो कहता है कि चलो ठीक है मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर दोबारा आऊंगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और आगे जब भी वो अपने घर पर जाता है वो ये देखता है कि यहाँ पर तो इनुगामी नहीं था और वहाँ पर मिहाई, सिकी और अकीरा एक साथ मिलकर तो एक केस के ऊपर बातें कर रहे थे। और आगे डोरो के पूछने पर मिहाई बताने लग जाता है कि इनुगामी असल में घर पर नहीं है, वो किसी काम की वजह से बाहर पड़ गया है और इसी वजह से मैं उसके बदले में तब तक ये केस को सॉल्व कर रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सिकी ढेर सारा हीटर को ऑन करके रखा था और यहाँ पर तो वो असल में अपना पूरा बॉडी को इससे कवर करने का कोशिश कर रहा था। और आगे मिहाई उन लोगों को वही मिशन समझाने लग जाता है कि एक कंपनी ने पिछले साल 16 लोगों ने अपना जान खुद ही ले लिया था, लेकिन इस साल इस कंपनी ने काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया है और इसी वजह से हमें पता लगाना है कि आखिरकार वो कंपनी में सभी लोग क्या काम करते हैं, जिस वजह से कोई भी वर्कर इस साल अपना जान नहीं लिया। और मुझे ये भी पता चला है कि पिछले साल ये कंपनी बैंक करप्ट हो गई थी, लेकिन वो कंपनी इस साल इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा रहा है। और तभी हम लोग दूसरा इनुगामी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो मिहाई को एक रूम में बंद कर दिया था और वहाँ पर एक पासवर्ड भी था जो खोलने के बाद ही वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो सभी तो उस जगह पर पहुंच गए थे और तभी हम लोग मिहाई का बनाया हुआ एक कार को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एडवांस था और इसके अंदर कैमरा भी है और इसी के साथ साथ ये गायब भी हो सकता है। और दूसरा जब भी सी के
अंदर पर झांकने की कोशिश करता है। वहाँ पर तो काफी सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन दरिया चाय से उनमें से एक वर्कर काफी ज्यादा डरने लग जाता है, जिस वजह से आगे वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और तभी इतने में उस जगह पर वो कंपनी का मैनेजर आकर उससे कहने लगती है कि तुम अभी काफी ज्यादा डरे हुए हो, इसी वजह से चलो मेरे साथ चलो। और आगे जब भी वो दोनों एक रूम के अंदर जाते हैं, वहाँ पर तो एक काफी खतरनाक डेमन था, जहाँ पर वो जल्दी से वो वर्कर के कान के अंदर अपना स्टॉक को घुसाकर उसके दिमाग के सारी चीजें चूस लेती है। और आगे ये चीज जब भी कंप्लीट होता है, वो वर्कर वहाँ पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये सारा कुछ देखकर तो द्वेषा अकीरा काफी ज्यादा घबरा गया था। और तभी देखते देखते वो डीमन एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि सच में इसका दिमाग तो काफी ज्यादा टेस्टी था। और तभी अचानक से वो वर्कर दोबारा खड़ा होकर अपने काम के लिए निकल पड़ता है। और ये देखकर तो यहाँ पर सिकी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसके साथ अभी क्या हुआ, क्योंकि अभी ये बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा है। और आगे जब भी मिहाई इनुगामी से इसके बारे में पूछता है, वो बताने लगता है कि ये असल में एक मॉस्किटो डीमन है, जहाँ पर ये मॉस्किटो हमेशा इंसानों का खून पीते हैं। इसी के साथ साथ वो इंसानों का दिमाग को खाकर किसी से भी काम करवा सकते हैं। ये बात को जानने के बाद यहाँ पर सिकी को भी पता चल गया था कि ये कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, असल में उन लोगों के पास अपना ओरिजिनल दिमाग ही नहीं है। जहाँ पर मिहाई कहने लग जाता है कि यही वजह है जिस वजह से वो कंपनी में सुसाइड होना बंद हो गया। इसी वजह से आगे वो दोनों जल्दी से एक प्लान को बनाने लगते हैं उन लोगों को खत्म करने के लिए। दूसरा हम लोग अकीरा को देखते हैं, जो कि ये सब कुछ देखकर तो वहाँ पर ही बेहोश हो गया था। और आगे मिहाई अपने कार का इस्तेमाल करते हुए दीवार पर टक्कर मारने लग जाता है। और इतना ज्यादा शोर को सुनकर तभी उस जगह पर एक लड़की आकर वो कार को उठाकर अपने जेब में डाल देती है। और तभी हम लोग अंदर पर देखते हैं, और यहाँ पर तो अंदर पर और भी 3 डीमन थे। और वो लड़की के जाने के बाद तो यहाँ पर सिकी को ऐसा लग रहा था कि अब उसको कोई भी देख नहीं पाएगा। और तभी इनने में उस जगह पर वही डीमन आ जाती है, और यहाँ पर तो वो अपने फॉर्म पर थी, जिस वजह से उसको यहाँ पर सिकी साफ साफ दिखाई दे रहा था। और आगे जब भी वो उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, उसको काफी जोर से बिजली का झटका लगने लग जाती है। इसी वजह से आगे कुछ ही देर के अंदर वो मॉस्किटो डीमन वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये सारा कुछ असल में मिहाई ने अपने कार के मदद से किया था। जो करने के बाद आगे वो सिकी से कहने लग जाता है कि इसको तो मैंने संभाल लिया, इसी वजह से बाकी को तुम संभाल लेना। और तभी हम लोग सिकी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा गया था। उसका ये सारा कुछ बिहेवियर को देखकर तो यहाँ पर मिहाई को ऐसा लग रहा था कि उसको असल में पैनिक अटैक आया है, जिस वजह से वो तो यहाँ पर काफी कोशिश करने के बावजूद भी अपना बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। उसको ऐसे हालत में देखकर आगे मिहाई काफी ज्यादा खुश होकर कहने लग जाता है कि अब तो मुझे इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और तभी सिकी अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है कि जब वो छोटा था तब वो अपने मॉम के साथ रहता था, लेकिन उसको ये बात बिल्कुल भी याद नहीं है कि आखिरकार वो अपने मॉम से बिखर कैसे गया। और दूसरी साइड डोडो और अकीरा को भी पता चल जाता है कि सिकी असल में काफी ज्यादा मुसीबत में है। इसी वजह से आगे वो दोनों जल्दी से भागते हुए उसके पास जाने लगते हैं। और तभी इतने में उस जगह पर और एक डीमन आ जाती है, और यहाँ पर तो वो उससे लड़ने के लिए आई थी। और दूसरा हम लोग सिकी को देखते हैं, और यहाँ पर पैनिक अटैक आने की वजह से तो वो अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, इसी वजह से प्लीज मुझे बचा लो। और तभी अचानक से उसको डोडो का आवाज सुनाई देता है कि हमारे रास्ते पर भी एक डेमन आया था, लेकिन मैंने काफी इजीली उसको हरा दिया, और अभी हम तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, इसी वजह से डरपोक कही के तुम जरा टेंशन मत करो। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सिकी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। तो यहाँ पर मिहाई उसको चिढ़ाने लग जाता है कि देखो उन दोनों ने मिलकर एक डीमन को हरा दिया, और तुम यहाँ पर चुपचाप नल्ला बैठे हुए हो। उसका ये बात को सुनकर तभी सिकी काफी जोर से वो कार पे एक मुक्का मारता है, और तभी वो डीमन दोबारा उठकर उससे कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा होशियार हो, और मैं ये चीज अपने बहन को जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी तुम मेरे हाथों यहाँ पर मारे जाओगे। ये कहकर आगे जब भी वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, सिकी भी यहाँ पर थोड़ी ना कम था, वो उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे वो जल्दी से अपना नाइट विजन को ऑन कर लेती है, लेकिन तभी अचानक से वो नोटिस करती है कि उसको तो सिकी ने काफी पहले ही पकड़ लिया था। और तभी अचानक से उसके ऊपर से सिकी आकर उसको एक जोरदार लात मारता है, जिस वजह से वो देखते देखते वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और तभी इतने में उस जगह पर डोडो और अकीरा आ जाता है, जो देखकर आगे सिकी उन दोनों से कहने लग जाता है कि तुम दोनों यहाँ पर आने में काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, और देखो मैं तुम दोनों से पहले ये डीमन को हरा भी दिया। उसका ये बात को सुनकर आगे वो दोनों डीमन एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। और तभी इतने में उस जगह पर उसकी बड़ी सिस्टर आ जाती है, और वो आकर यहाँ पर वो सीधा उन दोनों का दिमाग को चूस लेती है। ये करने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गई थी, जहाँ पर वो कहने लगती है कि अब मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। ये कहकर आगे जब भी वो डोडो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, डोडो तो यहाँ पर अपने पूरी ताकत लगाकर उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, जिस चीज का फायदा उठाकर आगे वो अपना नीडल को उसके बीच में घुसा देता है। और उसका ये हालत को देखकर तो यहाँ पर अकीरा भी अपना पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश
कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आसपास तो यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से वो अपना पहाड़ को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाती। और आगे का बहाने उसे लड़ते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है कि इसने अपने दोनों बहनों को जान से मार दिया, और अगर ये मुझे ही मार दिया तो मेरे बाकी साथी भी मारे जाएंगे। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो डीमन जल्दी से डोरो का हाथ को तोड़ देती है। मियाई कहता है कि तुम इस तरीके से इसको बिल्कुल भी हरा नहीं सकते, तुमको जल्दी से अपना किमोनो पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके बाद ही तुम इसको हरा सकते हो। मियाई का ये बात को सुनकर आगे डोरो भी ठीक यही करने की कोशिश करता है। और जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करता है यहाँ पर तो उसका बाल पूरा रेड हो गया था, और यहाँ पर वो इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था, जिस वजह से वो सीधा उस डीमन का टेंटिकल को तोड़ देता है। उसका ये खतरनाक पावर को देखकर तभी वो डीमन अपने मन में कहने लग जाती है ये तो वही पावर है जो कि मैंने पहले भी महसूस किया था। और आगे जब भी डोरो वो डीमन को मारने वाला होता है तभी ठीक टाइम पे मिहाई के पास इनुगामी आकर उसको रोक देता है। वो कहता है कि हमारा काम बस इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी को जान से मारना नहीं है। और तभी इनने में उस पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम नोबीमारू है, जहाँ पर वो आने के साथ ही साथ कहने लग जाता है कि मैं असल में इनारी के लिए काम करता हूँ। ये बताकर ही आगे वो उस डीमन के पास जाकर उसके बॉडी में कुछ लगाने लग जाता है। और ये करने के बाद जब भी वो आगे एक चुटकी को बजाता है वो देखते देखते वहाँ पर जल के राख हो जाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे डोरो उससे पूछने लग जाता है कि यहाँ पर उसके साथ साथ और भी 2 डीमन है, इसी वजह से क्या तुम उन दोनों को भी खत्म करने वाले हो। नोबीमारू कहता है कि इंसानों को असल में किमोनो के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से कुछ भी हो जाए हम लोग किमोनो के बारे में सुराग नहीं छोड़ सकते। और तभी वो ये देखता है कि वहाँ पर तो सिकी का हालत काफी ज्यादा खराब था, जो देखकर आगे वो जल्दी से डोरो से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम इसको लेकर एक नॉर्मल हॉस्पिटल पर जाओ। ये बताकर आगे वो उसके कान के पास आकर उसको बताने लग जाता है कि अगर मैं सच कहूँ तो अभी भी इनारी तुम्हारे लाइफ स्टोन के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये चीज वो खुद आकर लेना बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो चाहती है कि तुम खुद अपने मर्जी से वो चीज उसको दो। उसका ये बात को सुनकर आगे डोरो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो। वो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इनारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो डोरो लेटा हुआ था, और यहाँ पर तो उसको बार बार अपने दोस्तों के बारे में याद आ रहा था, जिस वजह से उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। और तभी टीवी से इनुगामी को पता चलता है कि वो कंपनी असल में एक केस के वजह से बंद हो गया है। और दूसरा सिकी जहाँ पर भी जा रहा था हर बार डोरो उसके पीछे पीछे आ रहा था। और आगे जब भी वो सभी को सही सलामत देखता है ये देखकर तो वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश था। लेकिन तभी अचानक से उसको एक बात याद आता है कि वो असल में कौन से वादा किया था कि वो उससे मिलने के लिए जरूर जाएगा। और आगे जब भी डोरो उस जा पर जाता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में कौन ने अपने बार के मदद से 2 मछली को पकड़ी थी, लेकिन इतना दिन गुजरने की वजह से तो ये मछली पूरा ही खराब हो गया है। जहाँ पर वो उसको बताने लग जाती है मैं मछली को इसलिए पकड़ी थी ताकि हम दोनों आराम से बैठकर ये खा पाए। और तभी हम लोग उस जा पर नोबी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो बैठ कर उन दोनों का बातें को सुन रहा था। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो चारों तो एक विलेज पे जा रहे थे, और उस जा पर तो असल में सिकी बचपन पर रहता था, और वो लोग अभी उस विलेज पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिकी को अपने पेरेंट्स के बारे में जानना है। और तभी हमें पता चलता है कि उस जा पर तो असल में सिकी के अंकल रहते हैं, जहाँ पर सिकी बताने लग जाता है कि मैं इनुगामी के साथ रहने से पहले अपने अंकल के साथ रहता था। और आगे वो लोग गाड़ी से उतरने के बाद उस जा पर काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। और तभी अचानक से डोरो एक बुक को देखता है, उसको ये बुक तो काफी ज्यादा पसंद आया था, जिस वजह से वो जल्दी से वो बुक को पढ़ने लग जाता है। उसको ये बुक पढ़ता हुआ देखकर सिकी आकर कहने लग जाता है कि ये बुक यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है, और इसमें ये लिखा था कि एक बार एक इंसान ने स्पाइडर को पाला था, जहाँ पर वो उस दिन वो स्पाइडर को कुछ खाने के लिए दिया था। लेकिन अगले दिन जब भी वो उठकर देखता है उसको पता चलता है कि उसके घर के आसपास तो हर जगह पर गोल्डन वेब थे, और आगे वो बंदा वो जालों को बेचकर काफी सारा पैसा कमाता है, जिस वजह से आगे वो कुछ ही महीनों के अंदर काफी ज्यादा अमीर बन जाता है। और तभी इनने में उस जगह पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है, और यहाँ पर तो वो सिकी को काफी देर से घूरे जा रही थी। ये देखकर तो यहाँ पर सिकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बच्ची उसको इतना देर से घूर क्यों रहा है। और तभी इनने में उस जगह पर इनुगामी आ जाता है, और उसके साथ तो यहाँ पर उसके अंकल भी थे। और आगे वो लोग एक जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर सिकी का अंकल अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहने लगता है कि मेरा नाम असल में आकी और टाडेमारू है, और मैं असल में सिकी का अंकल हूँ। सिकी बताता है कि मेरे अंकल किमोनो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंकल को किमोनो के बारे में सारा कुछ पता है। उसके अंकल कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम असल में इस जगह पर अपने मॉम डैड के बारे में जानने के लिए आए हो, मैंने सही कहा ना। और आगे वो बताने लग जाता है कि जब मैं कॉलेज पे था मैं एक बुक पर रिसर्च कर रहा था, जहाँ पर मैं हर टाइम बस जंगलों में बिताता था, और एक दिन मैं तुम्हारे मॉम से मिला। और तभी सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों बैठकर आराम से अपना आइसक्रीम को खा रहा था। और तभी उस जगह पर सिकी आकर कहने लग जाता है कि तुम लोग अकेले अकेले खा रहे हो, इनुगामी मुझे भी जल्दी से एक आइसक्रीम दिला दो। और आगे डोरो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमको अपने
अपने मॉम के बारे में कुछ पता चला। वो बताता है कि असल में बचपन में ही मेरे मॉम डैड गुजर चुके थे। और तभी हम लोग पास्ट का सीन को देखते हैं जहाँ पर अकियो अकेला सिकी को ये बता रहा था कि तुम जब अपने मॉम की पेट पे थे तुम्हारा मॉम का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। जब तुम 5 साल का हुए तुम्हारे मॉम ने अपना दम तोड़ दिया और उसके बाद से ही तुमको ये पैनिक अटैक आते हैं। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अपने दोस्तों को ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं बताता है। डोरो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, जिस पर वो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। और आगे इनुगामी पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम्हारा अंकल अकियो कहाँ पर है। वो बताता है कि मेरा अंकल असल में कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहते थे, इसी वजह से मैंने उसको उस टाइम पे अकेला ही छोड़ दिया। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो सभी तो आराम से नहा रहे थे, लेकिन तभी इनने में उस जगह पर नोबीमारू आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि चलो नहाने के बाद हम लोग बाहर पर थोड़ा सा टहलने के लिए जाते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो सभी फायरफ्लाई को देखने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पर तो सिकी को ये नजारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बचपन से ये सब कुछ देखता हुआ आ रहा है। और तभी अचानक से वो अपने पास्ट के बारे में याद करने लग जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि जब मैं छोटा था मैं इस जगह पर काफी सारे निशान छोड़े थे। इसी वजह से आगे वो जल्दी से बहुत सारा निशानों का पीछा करते हुए एक जगह पर जाने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसको बचपन पे अपने मोम का एक बात याद आता है कि जब भी वो अपने काम के लिए जाती थी वो हर बार उससे ये कहती थी कि जाने के टाइम पे तुम कभी भी मेरा पीछा मत करना। ये सा कुछ तो वो यहाँ पर अपने दोस्तों को ये सा कुछ बताते हुए आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं अपने मोम का बातों को ना मानकर ही एक दिन मैं अपने मोम का पीछा किया। जब भी मैंने एक छोटे से घर का दरवाजा को खोला था मैं एक चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे से कि देखते देखते फाइनली वो जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो उसको अपने पास्ट लाइफ के बारे में सा कुछ याद आ गया था, जहाँ पर वो ये सा कुछ सोचकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि बचपन में उसने ये देखा था कि उस टाइम पे तो उसके मॉम के साथ एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था। और तभी देखते देखते उस जहाँ पर नोबीमारू भी आ जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से यहाँ के सभी चीजों को कलेक्ट करने लग जाता है। वो कहता है कि ये सा कुछ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई यहाँ पर आर्टिफिशियली किमोनो बनाने की कोशिश कर रहा था। और वैसे भी कुछ साल पहले एक बंदे ने ठीक यही किया था, जहाँ पर वो बंदे ने किमोनो प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल कर रहा था। और ये सब के बारे में किसी भी ह्यूमन को ना पता चले, इसी वजह से इनारी ने ये सब कुछ बंद करवा दिया था। और इसी के साथ साथ वो बंदे का नाम भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। और तभी हम लोग दूर से अकियो को देखते हैं जो कि अपना रूम पर बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसका डोरबेल बजता है। जब भी वो गेट को खोलता है वहाँ पर तो इनुगामी था। दूसरा नोबीमारू उन लोग को बताने लग जाता है कि मुझे लगता है कि शायद वो बंदे का नाम अकियो टाडेमारू था और इसको असल में इनारी ने ब्लैक लिस्ट किया था। ये बात को सुनकर तो वहाँ के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। डोरो कहता है कि सिकी के अंकल का नाम भी बिल्कुल सेम है। और तभी अचानक से सिकी को और भी काफी सारी चीजों के बारे में याद आने लगता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि उसके मॉम के ऊपर तो काफी सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक बंदा आकर उसको बेहोश कर देता है। और आगे जब भी वो अपना आंखें को खोलता है यहाँ पर तो उसके सामने अकीरो था। वो बताते हैं कि तुम्हारा मॉम का तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से अभी हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और आगे ऐसे ही देखते देखते काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है, जहाँ पर सिकी हमेशा ही अपने मॉम के बारे में अकीरो से पूछता रहता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा ये कहता था कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और आगे थोड़ा बड़ा होने के बाद तो मुझे सारा कुछ समझ आ गया था कि इतने सालों से सिकी का अंकल उससे झूठ कह रहा है। इसी वजह से आगे सिकी ये चीज को पता लगाने के लिए अपना घर को छोड़ देता है। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिकी काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है कि अगर मेरे अंकल ने ये सब कुछ किया है तो मम्मी कसम मैं अपने अंकल को ही जान से मार दूंगा। तो इसे हम लोग इनुगामी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो अकियो के साथ एक जगह पर जा रहा था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बता आखिरकार तुमने वो गोल्डन ऑर्ब कैसे बनाया था। वो बताता है कि मैं जब पहली बार सिकी का मॉम से मिला था मुझे समझ आ गया था कि किमोनो इस वर्ल्ड पे सच में होते हैं, और इसी के साथ साथ जो कोई भी वो किताब के अंदर लिखा गया था वो सारा कुछ सच है। और एक दिन तो सिकी के डैड एक एक्सीडेंट की वजह से मारे गए थे। इसी वजह से सिकी के मॉम ने एक दिन मुझसे ये कहा कि सिकी के अच्छे लाइफ के लिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। और वो बुक के अंदर जो किमोनो के बारे में बताया गया था वो असल में एक न्यूटन था। और अगर मैं सच कहूँ तो ये काम काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन काफी सालों के मेहनत और वो एक्सपेरिमेंट के वजह से फाइनली मैंने वो गोल्डन ऑर्ब को बना ही लिया। और उसके अंदर तो हीलिंग प्रॉपर्टी भी था, जिसके वजह से मैं दुनिया की कोई भी जख्म नहीं तो कुछ भी चीजों को हील कर सकता हूँ। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि इस वजह से मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ये चीज बिल्कुल भी नहीं मिला। और तभी हम लोग इनुगामी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो सिकी को काफी देर से ही कॉल लगा कर बैठा हुआ था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सिकी ने भी ये सब कुछ चीजें सुन लिया था। इसी वजह से तभी उस जगह पर सिकी आकर उसको अपना स्पाइडर वेब से
उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि तुमने मेरे मॉम के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, इसी वजह से मैं तुमको जान से मार दूंगा। जिस पर उसके अंकल कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे छोड़ दो। सिकी कहता है कि ऐसा कुछ जानने के बाद आखिरकार कौन ही तुमको छोड़ देगा। वो बताता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम्हारे मॉम ने मुझसे ये करने को कहा था। और तभी देखते देखते हुए जहाँ पर अकीरा भी आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे पीछे छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए। और तभी इतने में उस जहाँ पर एक किमोनो आकार उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जहाँ पर इनुगामी जाकर उसको बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में तो उसके बॉडी पर एक कट लग गया था। और तभी देखते देखते उस जहाँ पर काफी अजीब अजीब तरीके का किमोनो आ जाते हैं, तो हम लोग इनुगामी को देखते हैं और ये कट के वजह से तो उसके बॉडी पर जहर फैलना शुरू हो गया था। और आगे सिकी पूछने लग जाता है कि ये सारा किमोनो क्या जंगल के अंदर रहते हैं। वो बताता है कि ये सारे असल में तुम्हारे सिबलिंग्स हैं और तुम्हारे मॉम के वो एक्सपेरिमेंट के बाद ये पैदा हुए थे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सिकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और आगे आके वो बताने लग जाता है कि ये सभी गोल्डन वाइफ बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन ये सभी काफी ज्यादा चालाक है और इसी के साथ साथ ये सभी तुम्हारे मॉम की तरह बातें कर सकते हैं। ये बताने के तुरंत ही बाद वो सभी एक साथ मिलकर सिकी से उसके मॉम की तरह ही बातें करने लग गया था। उन लोगों का ये सब कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर सिकी काफी ज्यादा रोने लग गया था, जहाँ पर उसको उस टाइम पे बस अपना मॉम का याद आया जा रहा था। नोईमारू कहता है कि लगता है ये अब बिल्कुल भी लड़ नहीं सकता है और यहाँ पर तो सिकी काफी ज्यादा रो रहा था, जिस वजह से डोडो उसके पास जाकर उससे कहने लगता है कि बताओ क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से देखते देखते एक किमोनो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर डोडो भी थोड़ी ना कम था, वो उसको एक मुक्का मारकर उसको साइड कर देता है। दूसरी साइड कुछ किमोनो तो यहाँ पर इनुगामी और अकीरा को घेर लिए थे, लेकिन तभी अचानक से अकीरा इनुगामी का हाथ को फ्रीज कर देता है। ऐसा वो इसलिए किया था ताकि उसका पूरा शरीर पे जहर ना फैले। और तभी इनने में उस जहाँ पर वही छोटी बच्ची आ जाती है, जो कि कहने लगती है अगर तुमको अपने हाथ ठीक करना है तो जल्दी से मेरे साथ चलो। दूसरा हम लोग सभी किमोनो को देखते हैं और यहाँ पर तो वो बार बार डोडो के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिस वजह से आगे वो भी गुस्से में आकर एक एक करके वो सभी किमोनो को खत्म करने लग जाता है। उसको देखकर तो यहाँ पर अकियो को ऐसा लग रहा था कि सच में वो एक काफी पावरफुल डीमन है। इसी वजह से आगे वो उससे कहने लगता है कि ये असल में सिकी के भाई बहन है, इसी वजह से तुम इन लोग को मत मारो। वो कहता है कि भाड़ में जाए ऐसा भाई बहन जो कि हमेशा अपने भाई के ऊपर अटैक करता है, और तुमने मेरा दोस्त को रुलाया है, इसी वजह से कुछ ही हो जाए मैं तुमको खत्म कर ही रहूंगा। और तभी इनने में उस जहाँ पर काफी बड़ा एक किमोनो आ जाता है, जो देखकर आगे डोडो सीधा जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरे हम लोग नोईमारू को देखते हैं और यहाँ पर वो भी अपने पार के मदद से सबको जलाकर राख कर रहा था, और तभी वहाँ पर डोडो जल्दी से अपना शर्ट को उतार देता है। ये करने के तुरंत ही बाद वो सीधा वो किमोनो के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरा हम लोग वही बच्ची को देखते हैं जो कि इनुगामी को लेकर एक नदी के पास आ जाती है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि जल्दी से तुम ये नदी के अंदर अपना हाथ डालो, जिससे कि तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आगे जब भी इनुगामी ये करता है ऑटोमेटिकली उसका हाथ ठीक हो जाता है। और आगे वो कहने लगती है कि मुझे आकियो से कुछ पूछना है, इसी वजह से जल्दी से उसे बचाना पड़ेगा। दूसरा हम लोग डोडो को देखते हैं जो कि हमने पार के मदद से एक एक करके सभी किमोनो को मार दिया था, और इस चक्कर में तो उसका हाथ भी पूरी तरीके से कट गया था, लेकिन तभी अचानक से तुरंत ही उसका हाथ हील हो जाता है। और आगे जब भी उसको रियलाइज होता है कि उसके आसपास कोई भी किमोनो नहीं है, वो जल्दी से आकियो को उठाकर सिकी के पास फेंक देता है, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि तुमको जो कुछ भी करना है तुम इसके साथ अब कर सकते हो। वो बताता है कि असल में मुझे ये सभी किमोनो के अंदर से अपने मोम का आवाज सुनाई दे रहा था, और अगर मैं अपने अंकल को भी जान से मार दूं तो मेरा फैमिली दोबारा वापस बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और तभी देखते देखते उस जहाँ पर इनुगामी के साथ साथ बाकी सब भी आ जाते हैं, और आगे जब भी आके वो छोटी सी बच्ची को यहाँ पर देखता है, वो उससे कहने लगता है कि मैंने तो तुमको यहाँ पर आने के लिए मना किया था ना, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई। वो कहती है कि मरने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, वो कोकून जो कि मैंने काफी टाइम पहले बनाया था, आखिरकार तुमने वो चीज को कहाँ पर रखी है। उसका ये बात को सुनकर आगे आकियो कहने लग जाता है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास और एक चांस है बचने के लिए, और वैसे भी जब तक मैं तुम लोग को इसके बारे में नहीं बताऊंगा तुम लोग मुझे बिल्कुल भी मारने नहीं वाले। और आगे नोईमारू पूछने लग जाता है कि क्या ये इसकी बेटी है। उसका ये बात को सुनकर आगे सिकी अपने मन में सोचने लग जाता है कि मेरे अंकल का तो शादी भी नहीं हुआ था, तो आखिरकार ये बच्ची कहाँ से आई। इसी वजह से तो यहाँ पर उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बच्ची कौन है। वो बताती है कि मेरा नाम असल में आया है, और आगे इनुगामी मिहाई को कॉल करके आकियो के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लग जाता है कि वो अपना पिछला टाइम आखिरकार कहाँ पर स्पेंड किया था, जिस पर वो बताने लग जाता है कि यह बंदा हर टाइम एक नदी के पास रहता था। और इसी के साथ साथ मिहाई उसको कुछ फ्लावर का नाम भी बताता है। ये फ्लावर का नाम को सुनकर तो यहाँ पर सिकी को भी सारा कुछ समझ आ गया था, क्योंकि ये तो असल में उसकी मॉम का फेवरेट फ्लावर थे। और आगे वो बच्ची सीधा भागती हुए एक जगह पर जाने लगती है, और वो वहाँ पर
पानी पे कूदने ही वाली थी, लेकिन तभी उस जगह पर सीकी आकर कहने लग जाता है कि तुम नहीं बल्कि मैं अंदर पर जाने वाला हूँ। ये कहकर आगे जब भी वो नीचे चेक करने के लिए जाता है, उसको पता चलता है कि वहाँ पर तो उसका मॉम है और उसके मॉम को तो असल में किमोनो गार्ड कर रहा था, जो देखकर आगे सीकी जल्दी से वो किमोनो को मारकर जल्दी से बाहर आ जाता है। जो देखकर आगे वो बच्ची उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने मेरा कुकुन को ढूंढ लिया, जिस पर वो रोते हुए कहने लग जाता है कि तुम कुकुन को छोड़ो, अंदर पे मेरी माँ है, इसी वजह से कुछ हो जाए मैं अपनी मॉम को बचा कर रहूंगा। जिस पर वो बच्ची बताने लगती है कि वही असल में गोल्डन विविन है, जो कि एक्सपेरिमेंट के बाद पैदा हुई थी। और आगे जब भी उस जगह पर बाकी सभी लोग आते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर तो सिकी ने एक लेडी को पकड़ के रखा है। और आगे इसके पूछने पर सिकी बताने लग जाता है कि ये असल में मेरी मॉम है और मेरी मॉम बिल्कुल सही सलामत है, इसी वजह से मैं अपने अंकल को भी नहीं मारूंगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो सभी दोबारा से टोक्यो जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन तभी इनुगामी नोटिस करता है कि यहाँ पर नोइमारू तो नहीं था। और तभी हम लोगों को उस जगह पर अकियो को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि अभी भी इस जगह पर ढेर सारा किमोनो बचा हुआ है और इसी वजह से मैं उन लोगों के साथ ही दोबारा शुरुआत कर सकता हूँ। ये कहते कहते वो तुरंत ही अपना किमोनो फॉर्म पर आ जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो लोग टोक्यो के एक जगह पर होते हैं और यहाँ पर तो सिकी का मॉम का हालत काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से उसका इलाज चल रहा है इस जगह पर। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर सभी तो उसके मॉम के सामने बैठे हुए थे और तभी हम लोग उस जगह पर एक डॉक्टर को देखते हैं, जो कि उसका इलाज कर रही थी। वो बताती है कि तुम लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इतने सालों से उसके ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर हुआ है। और आगे सभी लोगों के जाने के बाद तो यहाँ पर सिकी अपने मॉम का ख्याल रख रहा था। और तभी हम लोग बाहर पे गेट के सामने आया को देखते हैं और यहाँ पर तो वो काफी देर से बाहर पर ही खड़ी हुई थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में यहाँ पर अकियो के बारे में सोच जा रहा था, क्योंकि अकियो तो हर टाइम उससे काफी ज्यादा बुरी तरीके से बिहेव करता था। लेकिन अब उसको पता चल गया है कि असल में उसका एक बड़ा भाई भी है। और अंदर पे तो यहाँ पर सिकी को भी समझ आ गया था कि बाहर पे असल में आया है, जिस वजह से आगे वो कहने लग जाता है कि अगर तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो। और जब भी वो अंदर आती है यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी, जहाँ पर वो पूछने लग जाती है कि अगर तुमने सभी किमोनो को मार दिया तो आखिरकार तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या इसलिए क्योंकि मैं एक छोटी सी बच्ची की तरह लगती हूँ। सिकी कहता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, इतने सालों से मेरा मॉम इसलिए जिंदा है क्योंकि तुम हमेशा उसका ख्याल रखते थे। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जहाँ पर वो रोते हुए उससे पूछने लग जाती है कि क्या मैं ये लेडी को मॉम बुला सकती हूँ और तुमको भाई। और तभी इतने में उसकी मॉम को भी होश आ जाता है और यहाँ पर तो वो अपने सामने दोनों बच्चों को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश थी। फिर एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनुगामी उन लोगों को एक मिशन के बारे में समझा रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि करीब एक महीने से तो यहाँ पर सिकी नहीं आया है। और तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिकी ने यहाँ से जाने से पहले ये कहा था कि मुझे असल में अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। और इसी वजह से तो यहाँ पर उन लोग को ऐसा लग रहा था कि शायद सिकी ने ये किमोनो का जॉब छोड़ दिया है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर सिकी भी आ जाता है, जो कि उन दोनों से कहने लग जाता है जब तक मैं तुम लोगों का फैमिली को ढूंढने के लिए तुम्हारा मदद न कर दूं मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और तभी इतने में उस जगह पर आए भी आ जाती है, जो कि इनुगामी से कहने लगती है कि मुझे असल में वो क्लिनिक में वो डॉक्टर के साथ काम करना है। उसका ये बात को सुनकर आगे इनुगामी भी उसको एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहता है। और आगे जब भी वो अपने सामने डोरो को देखता है, वो अपने मन में कहने लग जाती है कि ये तो वही बंदा है ना जो कि अकियो को काफी बुरी तरीके से हराया था। इसी वजह से आगे वो सीधा जाकर उसको हक करती है, उससे डेट के बारे में पूछती है। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर डोरो भी मान गया था, जो देखकर यहाँ पर सिकी सदमे में आ जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो इतना कम एज में इस तरीके का बातें कर रहा था। और तभी इतने में उस जगह पर कौन भी आ जाती है और वो यहाँ पर आकर ही तो वो आया से डोरो को लेकर झगड़ा कर रही थी। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो इनुगामी उन लोगों को एक मिशन दे रहा था, जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि वो किमोनो असल में सभी इंसानों का स्किन को उतार रहा है। उनका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अकीरा काफी ज्यादा डरने लग गया था। लेकिन तभी अचानक से आया उससे पूछने लगती है कि क्या आप मुझे उन लोगों का नंबर दे सकते हो जिसके ऊपर वो किमोनो ने अटैक कर उसका स्किन को उखाड़ा था। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर कौन को भी ऐसा लग रही थी कि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसी वजह से आगे कौन ये डिसाइड करती है कि वो भी यहाँ पर डोरो के साथ जाएगी। और आगे वो लोग वही जहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। तभी उस जगह पर एक पुलिस ऑफिसर कहने लग जाता है कि तुम अंदर पर नहीं जा सकते, जिस पर कौन कहने लग जाती है कि मैं असल में इनारी के लिए काम करती हूँ। वो कहता है कि मैं इनारी विनारी को नहीं जानता, तुम अंदर पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और आगे जब भी डोरो बोलने लग जाता है कि हम सभी असल में इनुगामी के तरफ से हैं, आगे वो पुलिस ऑफिसर उन लोगों को अंदर जाने देता है। और ऐसे ही आगे चलते चलते तो
यहाँ पर कौन उन दोनों से बिछड़ गया था, जिस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देता है कि मैं तुम्हारा मदद कर सकती हूँ। दूसरे हम लोग आया को देखते हैं जिसको कि किसी ने हवा पर उठा लिया था, जो देखकर आगे डोडो हवा पे ही एक पंच मारते हुए उसको बचा लेता है। और ये देखकर तो यहाँ पर उन लोगों को भी कुछ ही देर में समझ आ गया था कि इस जगह पर असल में एक इनविजिबल डीमन है। और तभी इतने में वो डीमन आकर कहने लग जाती है कि मैं असल में एक किमोनो डीमन हूँ। और आगे वो बताने लग जाती है कि मैं असल में एक इंसान से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर ये सारा कुछ कर रहा हूँ। आया कहते हैं कि तुम ये सारा कुछ जो कुछ भी कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है, और वैसे भी मैं डोडो से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, इसी वजह से तुमको भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कौन काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से आगे वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर डोडो आकर उसको बचा लेता है। और आगे वो उसको बचाने के बाद तो उसको दिलासा दे रहा था। और उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर तो यहाँ पर कौन काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। और आगे जब भी वो लोग घर पर आते हैं आया बताने लग जाती है कि मैंने असल में वो किमोनो के लिए एक नई बॉडी तैयार करके दे दिया है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सीकी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और आगे आया बताने लग जाती है कि आज डोडो ने उसका दो बार जान बचाया, इसी वजह से आगे वो सीधा जाकर डोडो को एक किस देती है। उसका ये सा कुछ हरकत को देखकर तो यहाँ पर सीकी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो डोडो कौन से मिलने के लिए आया था, जहाँ पर डोडो काफी प्यार से उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने आया के ऊपर हमला क्यों किया। वो बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको बेस्ट बनना था, और इसी वजह से मैं भी इनारी के लिए बेस्ट बनना चाहती हूँ। और इसी वजह से क्या तुमको पता है कि नंबर 1 बनने के लिए आखिरकार क्या क्या करना पड़ता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और तभी हम लोग दूसरा इनुगामी को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़ा हुआ था, और असल में इसी जगह पर तो डोडो ने सभी किमोनो को हराया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो आया डोडो से मिलने के लिए उसके पास आई थी। उसको यहाँ पर देखकर तो सीकी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आगे आया डोडो के क्लोज जाए इससे पहले उस जगह पर कौन भी आ जाती है। और यहाँ पर तो वो दोनों ही डोडो को लेकर एक दूसरे से झगड़ रहे थे। उन दोनों को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर तो अकीरा डोडो से ये कह रहा था कि इन दोनों में से तुम्हारा एक ही गर्लफ्रेंड हो सकता है, इसी वजह से बता आखिरकार तुम किसको चाहते हो। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से डोडो इनुगामी का नाम लेता है। उसका ये बात को सुनकर आगे वो दोनों इनुगामी के पास जाकर उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। और तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहली बार स्नो विलेज में 2 बच्चे जन्म लिया था, और ये चीज तो 100 सालों में बस एक ही बार होता है। और तभी हम लोग एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि टोक्यो पे ऐसे ही घूम रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वो कुछ लड़कों से टकरा जाता है, जिस वजह से आगे वो तीनों लड़के उसको साइड में ले जाती है, उसको काफी ज्यादा बुली करने लगते हैं। लेकिन दूसरी साइड तो वो अननोन पर्सन काफी देर से उससे यही पूछे जा रहा था कि क्या तुम इनुगामी को जानते हो। ये कहकर ही आगे वो उसको एक स्केच दिखाते हुए कहने लग जाता है कि क्या तुम ये बंदे को जानते हो। उसका ये बेकार सा पिक्चर को देखकर तो दूसरी साइड वो बंदा काफी ज्यादा हंस रहा था। लेकिन तभी इतने में वो अपने पार के मदद से उसको जमा देता है। फिर अगले सीन में हम लोग इनुगामी को देखते हैं जो कि सबके साथ बातें कर रहा था। और यहाँ पर तो मियाई के पास एक टॉय था, जिस वजह से वो उस टॉय के अंदर एक एआई को लगा देता है। और आगे जब भी आकिरा वो टॉय से बातें करता है उसको तो ये टॉय काफी ज्यादा पसंद आया था। लेकिन तभी अचानक से उसको अपने पास्ट के बारे में याद आ जाता है, क्योंकि जब भी वो दोनों अपने विलेज से बाहर जाने की कोशिश करते थे उसी टाइम पे वो विलेज का फीमेल गार्ड आकर उन दोनों को रोक देती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये विलेज का सर्वाइवल के लिए ये दोनों बच्चे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये विलेज पे तो लड़का बस 100 सालों में एक ही बार पैदा होता था। और इसी वजह से तो यहाँ पर आकिरा और उसके भाई को काफी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता था। और दूसरे हम लोग आकिरा के भाई को देखते हैं और यहाँ पर तो वो अपने मॉम के बारे में सोचे जा रहा था, क्योंकि इस विलेज में जो भी माँ अपने बच्चों को जन्म देती है इसके बाद ही वो वहाँ पर ही मारे जाते हैं। और आकिरा के भाई ने तो अपने फादर को ही देखा था जिसको कि अंदर पर बंद करके रखा गया था, क्योंकि उसके मॉम के गुजर जाने के बाद तो वो बिल्कुल पागल हो गया था। और इसी वजह से वो दोनों तो हर बार ये विलेज से निकलने का प्लान बनाते थे। और तभी हम लोग इनुगामी को देखते हैं जो कि उन दोनों से कह रहा होता है मैं किसी वजह से बाहर जा रहा हूँ, इसी वजह से तुम यहाँ पर सारा कुछ संभाल लेना। लेकिन उसके जाने के तो तुरंत ही बाद आकिरा कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो हर एक कामों में कुछ न कुछ गलतियां किया करता था। इसी वजह से तो यहाँ पर सीकी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आकिरा ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। और तभी हमें दोबारा पास का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो उन दोनों भाइयों को एक बैग मिला था, और वो बैग के अंदर तो एक बुक था जिसके अंदर टोक्यो के काफी सारे जगहों के बारे में लिखा हुआ था। फिर अगले सीन में हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि ऐसे ही टोक्यो पर घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके बाजू से कोई अननोन पर्सन गुजरता है। उसको यहाँ पर देखकर तो अकीरा भी समझ गया था कि आखिरकार वो कौन है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मेरे भाई यूई हो। और ये तो असल में अकीरा का भाई था, जिस
जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा अपने भाई से पूछने लग जाता है, तो बताओ आखिरकार तुम्हारा ड्रीम क्या है, आखिरकार तुम कैसे घर में रहना चाहते हो। वो बताता है कि मैं कैसे घर में रहना चाहता हूँ जहाँ पर की चारों तरफ बस स्नो हो। ये कहकर आगे वो जल्दी से अपना पहाड़ का इस्तेमाल करती है सामने एक स्नो कैसल बना देता है। और आगे जब भी वो दोनों वो कैसल के अंदर जाते हैं, अकीरा तो यहाँ के सभी चीजों का फोटो खींच रहा था। ये देखकर तो यहाँ पर हुई काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिस वजह से आगे वो सीधा उसका फोन को ही तोड़ देता है। जो करकड़ी आगे वो जाने से पहले एक लॉक लगाती है, वहाँ से जल्दी से चला जाता है। फिर अगली सीन में हम लोग सीकी और कबाने को देखते हैं जो कि बर्तन को धो रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उन लोग को एक न्यूज पता चलता है कि अचानक से खाली मैदान पर स्नो कैसल बन गया। ये जानने के बाद आगे इनुगामी के साथ साथ वो दोनों भी जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इनुगामी बताने लग जाता है कि अकीरा का लोकेशन इसी जगह पर दिखा रहा है। और तभी इनने में उस जगह पर यूई आ जाता है। यूई को ये कैसल के ऊपर देखकर एक रिपोर्टर उससे पूछने लग जाती है कि ये कैसल तुम्हारा है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर यूई काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम मेरे कैसल से दूर रहो। और आगे वो उसके ऊपर अटैक करे इससे पहले इनुगामी ठीक टाइम पे उसको रोक लेता है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि उसके सूट के बावजूद भी दूसरी साइड उसको कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन तभी अचानक से इनुगामी यूई की चेस्ट में एक स्टोन को नोटिस करता है। स्टोन को यहाँ पर देखकर आगे वो उन दोनों को बताने लग जाता है कि स्टोन असल में इसलिए बनाया गया था ताकि उसके विलेज पे या फिर टाउन पे बीमारी फैल जाए, तो एक ही सेकंड में वो स्टोन पूरी के पूरी विलेज या फिर टाउन को खत्म कर देगा। ये बताकर ये आगे वो यूई से पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ क्या तुम्हें क्योंकि ओनो को हो, क्योंकि ये स्टोन को स्नो विलेज से बाहर लाना इम्पॉसिबल है। उसका ये बात को सुनकर यूई कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं तुम्हारा जवाब क्यों ही दूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम लोग को थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरे भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी हम लोग दूर से अकीरा को देखते हैं जो कि हमने टॉय के मदद से फेसबुक देख रहा था। और आगे वो टॉय उसको बताने लग जाता है कि तुम्हारा भाई पहले से काफी अजीब बिहेव कर रहा था और तुम्हारा भाई का हार्ट का टेम्परेचर बाकी सबसे काफी ज्यादा हाई है। और तभी इनने में उस पर यूई आकर उससे कहने लग जाता है कि तुमको जो चीज का जरूरत था मैं वो चीज लेकर आ गया हूँ। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो यहाँ पर कबाने और बाकी सबको यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर तो वो सब के सभी पहले से फ्रीज हो चुके थे। और उन लोग को बर्फ में जमा हुआ देखकर तो दूर से अकीरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। इसी वजह से आगे वो हद से ज्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो लोग मारे गए। और यहाँ पर तो यू के पूछने पर भी वो कुछ भी नहीं बता रहा था, जिस वजह से वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के तुरंत ही बाद वो टॉय बताने लग जाता है कि ये तीनों अभी भी जिंदा हैं। और तभी अचानक से उसको याद आता है कि कबाने के पास तो असल में हीलिंग पावर है, और इसी वजह से जितना भी मुश्किल हालत हो वो बिल्कुल भी मर नहीं सकता। और तभी हम लोग दूसरा यूई को देखते हैं जो कि जंगल पर हमने भाई के लिए खाना ढूंढ रहा था, जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि जब मैं स्नो विलेज पे था जहाँ पर कम एज में ही मुझे विलेज का चीफ बना दिया गया था। और इसके बाद ये विलेज के बारे में मुझे काफी सारे चीजों के बारे में पता चला कि ये स्टोन असल में उसका विलेज को प्रोटेक्ट करता है ताकि इस जहाँ पर कोई भी ना आ पाए। और इसके साथ साथ उसके विलेज पर तो बस 200 ही फीमेल रहा करती थी और यहाँ पर बस 2 ही लड़के थे जो कि था अकीरा और यूई। जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस विलेज में तो सभी लड़कियां अपना मास्क पहनती थी, ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग तो अपना गंदा चेहरा किसी को भी दिखाना नहीं चाहते थे। इसी वजह से तो यूई को उन सभी लोगों से काफी ज्यादा नफरत होता था, लेकिन इसके बावजूद भी अकीरा ही था जो कि हर टाइम उसको संभालता रहता था। और आगे जब भी यूई हमने कैसल पर वापस जाता है, अकीरा उससे कहने लगता है कि मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस नहाना है। और तभी हम लोग कैसल के बाहर नोबी और इनारी को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि किसी भी युकी ओनको को इतना बड़ा कैसल बनाने के लिए पानी का काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोई बंदा नन स्टोन के मदद से ये सारा कुछ किया है। और तभी हमें कैसल का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डोरो जल्दी से अपने आप को चुरा कर बाहर निकल जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है अगर मुझे तुम्हारे भाई के साथ फाइट करना भी पड़े तो मैं फाइट करूंगा। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा अकीरा काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर वो दूसरी बार उसके भाई के साथ फाइट करने की कोशिश करेगा तो यूई उसको जान से मार देगा। इसी वजह से आगे वो उन लोगों से झूठ कहने लग जाता है कि मुझे असल में तुम लोगों से नफरत है, और असल में मैंने ही कहा था कि वो तुम तीनों को एक साथ जमा दे, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तभी इनने में उस पर यूई आ जाता है और वो आकर ही तो यहाँ पर डोरो को दोबारा जमाने वाला था, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उसके सामने अकीरा आकर उसको बचा लेता है, जो करने के बाद आगे वो यूई के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि मुझे अब इन तीनों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर डोरो उसको काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना ज्यादा रोकने के बावजूद भी वो अपने भाई के साथ जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और कुछ ही देर में तो वो लोग यहाँ पर जंगल पर पहुँच गए थे। जैसे हम लोग डोरो को देखते हैं जो कि वो टॉय के मदद से उन दोनों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। और तभी इनने में उस पर इनारी आ जाती है, जो देख
देखकर तो डोडो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और आगे इनुगामी के पूछने पर वो बताने लग जाती है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा लाइफ स्टोन को लेने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, मुझे तो बस वो नन स्टोन चाहिए जो पाने में तुम मेरा मदद करोगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर डोडो उसको साफ साफ मना कर दिया था। इसी वजह से आगे नारी उससे कहने लग जाती है कि उसका वो स्टोन असल में तुम्हारे मॉम डैड से जुड़ा हुआ है, तो बताओ क्या इसके बावजूद भी तुम मेरा मदद करना नहीं चाहोगे। और तभी हम लोग दोबारा यूई और अकीरा को देखते हैं जो कि हमने पास्ट के बारे में सोच रहे थे, जहाँ पर यूई अकीरा से ये कह रहा था कि मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और इसी के साथ साथ तो तुम काफी ज्यादा छोटे हो, इसी वजह से मैं तुम्हारा सारा काम भी करूंगा, इसी वजह से तुम स्माइल करना बिल्कुल भी मत भूलना। उसका ये बात को सुनकर अकीरा कहने लग जाता है लेकिन मैं तो आपकी तरह ही बड़ा हो गया हूँ और मैंने आज सुबह पड़ी बेड पर बहुत सारा कुछ किया था। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर यूई को भी समझ आ गया था कि आखिरकार वो क्या कहना चाहता है। इसी वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर इसके बारे में वो सभी लड़कियों को पता चल गया तो पता नहीं वो लोग अकीरा के साथ क्या करेगा। इसी वजह से यूई सभी लड़कियों को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोगों को मेरे से जो कुछ भी चाहिए तुम ले सकते हो, मैं तुम्हारा सारा इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम लोग को अकीरा को छोड़ना पड़ेगा और अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने आप को ही खत्म कर दूंगा। और उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से एक लड़की कहने लग जाती है कि अगर तुम ऐसा करने की कोशिश भी करोगे तो हमें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वैसे भी अकीरा एक मर्द बन चुका है, इसी वजह से हम उसके साथ वो सारा कुछ कर सकते हैं। जिस पर यूई कहने लग जाता है लेकिन मेरा भाई अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है और वो अगर हद से ज्यादा मेहनत भी करेगा तो वो मेरा जगह बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूई अपने भाई से ये कह रहा था कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ और तुम हमेशा टोक्यो और इनुगामी ऐसा कुछ चीजें बिल्कुल भी मत भूलना और तुमको जस्ट नॉर्थ पे चलते रहना है और एक दिन ना एक दिन हम दोनों टोक्यो पर एक साथ जरूर मिलेंगे। और तभी हम लोग दो औरतों को देखते हैं जो कि इसी बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि हमने अकीरा के पीछे काफी सारे बंदों को छोड़ दिया है और वो लोग जरूर यहाँ पर अकीरा को जिंदा वापस लेकर आएंगे। और ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर यूई काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिस वजह से वो सीधा वो लीडर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। और तभी हमें डायरेक्ट प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो यूई को ऐसा लग रहा था कि कोई उन लोग का पीछा कर रहा है, इसी वजह से आगे वो अकीरा को बचाने के लिए उसको एक केज के अंदर डाल देता है। और तभी हम लोग नोबी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो उन दोनों का ही पीछा कर रहा था, जहाँ पर वो जल्दी से अपना किस्सुने फॉर्म पर आ जाता है। दूसरे हम लोग इनारी को देखते हैं जो कि डोडो से कहने लग जाती है कि क्या तुमको हमने फैमिली के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना है। और तभी चाची इनुगामी कहने लग जाता है कि डोडो जल्दी से तुमको यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हमें असल में किसी भी कीमत में अकीरा को बचाना है। दूसरा हम लोग नोबी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो यूई के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वो जल्दी से अपना काफी सारा क्लोन को बना लेता है। ये कर आगे वो जल्दी से यूई के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर तो यूई भी अपना आइस पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जहाँ पर वो जल्दी से अपने एक ही अटैक के मदद से उसके सारा क्लोन को खत्म कर देता है। और आगे जब भी नोबी उसके ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, यूई जल्दी से अपने पावर के मदद से आसपास में पूरा बर्फ ही बर्फ कर देता है। दूसरा हम लोग डोडो को देखते हैं जो कि उन लोग की तरफ ही बढ़ रहा था और आगे यूई और नोबी के बीच में काफी खतरनाक एक फाइट शुरू हो जाता है। और यहाँ पर तो नोबी उसका वो स्टोन को छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करता है दूसरे साइड तो नोबी का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। इसी वजह से आगे यूई उससे कहने लग जाता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, इसी वजह से तुम नन स्टोन को बिल्कुल भी काबू में नहीं ला सकते और इसी के साथ साथ तुम इसको टच भी नहीं कर सकते। उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो दूसरे साइड नोबी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करेगा। और आगे जब भी यूई उसके ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, यहाँ पर तो वो उससे बच नहीं पाता, जिस वजह से वो अटैक उसको लगने वाला था, लेकिन ठीक टाइम पे उस पर डोडो आकर उसको बचा लेता है। और आगे डोडो उससे पूछने लग जाता है कि इसके अटैक से बचने का तुम्हारे पास कोई तरीका है। उसका ये बात को सुनकर नोबी जल्दी से उसके बॉडी पर आग लगा देता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसके ये आग के वजह से तो डोडो को कुछ भी नहीं हुआ था। और आगे जब भी डोडो यूई के ऊपर सीधा अटैक करने की कोशिश करता है, उसका बॉडी की ये आग के वजह से तो उसका आइस पिघल रहा था। ये सब कुछ देखकर तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जहाँ पर वो बार बार अपने मन में टोक्यो और इनुगामी कहे जा रहा था। इसी वजह से आगे उसका बॉडी एक आइस आर्मर से पूरी तरीके से ढक जाता है। और आगे जब भी डोडो यूई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, डोडो के आग के बावजूद भी यहाँ पर उसका आइस मेल्ट नहीं हो रहा था। दूसरा हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि अभी भी वही केज के अंदर बंद पड़ा हुआ था, जहाँ पर वो ये देखता है कि उसके आसपास तो काफी सारा फॉग था, जो देखकर आगे वो जल्दी से वो फॉग के मदद से ये केज को तोड़कर बाहर निकल जाता है। दूसरा हम लोग यूई को देखते हैं जो कि डोडो के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। इसी वजह से आगे डोडो जल्दी से नोबी से पूछने लग जाता है कि क्या तुम मेरे बॉडी का फ्लेम को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। उसका ये बात को सुनकर तो नोबी भी इसके लिए मान गया था। और आगे जब भी वो ऐसा करता है दूसरी साइड डोडो के बॉडी से काफी ज्यादा आग निकलने
लग जाता है। और आगे जब भी डोडो यूई के ऊपर दोबारा अटैक करता है उसका आइस भी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया था। और तभी अचानक से नोवी कहने लग जाता है कि इसके लिए ये अभी भी कम है, इसी वजह से तुमको उसके ऊपर बार बार अटैक करना पड़ेगा। ये सुनकर आगे डोडो भी बार बार उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर अकीरा आकर उसको रोक लेता है। तो उसे हम लोग यूई को देखते हैं जिसके बॉडी के ऊपर क्रैक आना स्टार्ट हो गया था। और तभी इतने में नोवी आ जाता है जो कि डोडो का बॉडी को दोबारा नॉर्मल कर देता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि लगता है यूई अब जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, क्योंकि उसने तो यहाँ पर अपना पूरा पावर ये स्टोन को दे दिया है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अकीरा उसके बॉडी से वो स्टोन को काफी ज्यादा निकालने की कोशिश कर रहा था। और इस चक्कर में तो यहाँ पर अकीरा को भी हमने भाई के सारे पास्ट के बारे में पता चल गया था कि वो किस तरीके से अपना लाइफ को ये स्टोन के अंदर डाल दिया था। इसी वजह से उसका पूरा का पूरा विलेज वहाँ पर ही तबाह हो गया। और तभी इतने में उस जगह पर कवाने आ जाता है उसका बॉडी को रिजेनरेट करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उसका लाइफ स्टोन बाहर निकलते हुए उसके साथ मर्ज हो जाता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो उसके बॉडी से वो स्टोन निकल गया था। और आगे इनारी वो स्टोन को उठाती हुए कहने लग जाती है कि आज से ये चीज मेरी है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर इनुगामी आकर कहने लग जाता है कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि इन दोनों का है, इसी वजह से तुम ये चीज उन दोनों को वापस कर दो। उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर इनारी को ना चाहते हुए भी ये मानना ही पड़ता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा उन लोग को बता रहा होता है कि मैंने असल में उस टाइम पे जो कुछ भी कहा था वो असल में झूठ था, और असल में मैं तुम सभी से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और दूर से हम लोग यूई को देखते हैं और यहाँ पर तो उसको होश आ गया था, जहाँ पर वो बताने लगता है कि सारे के सारे विलेज वालों ने मुझे धोखा दिया और इसी वजह से ही तो मैंने अपना पूरा लाइफ वो स्टोन को दे दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे हर टाइम टोक्यो और इनुगामी के बारे में याद आता था। और आगे अकीरा उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे ये नव स्टोन के बारे में सारा कुछ बता सकते हो, और शायद मुझे इससे मेरे मॉम डैड के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा। यूई बताता है कि ये नव स्टोन काफी पहले से ही उस जगह पर था और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाद में वो विलेज को उस जगह पर बनाया गया। ये बताकर आगे वो एक वर्ड के बारे में बताने लग जाता है। इनुगामी कहता है कि और किमोनो और इंसानों के बीच में काफी सालों पहले हुआ था, जब इंसानों को पहली बार पता चला था कि इस दुनिया पर असल में किमोनो भी एग्जिस्ट है। और ये वॉर के दौरान तो दोनों साइड के काफी सारे लोग मारे गए थे। और आगे ये बताने लग जाता है कि इसी बीच जो काफी पावरफुल किमोनो थे वो अपने पार के मत से इंसानों का सारे मेमोरी को मिटा दिया। वो लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि इंसानों को किमोनो के बारे में बिल्कुल ही याद ना रहे। और वो सभी वो स्ट्रॉन्ग किमोनो थे जो कि ये लाइफ स्टोन और काफी सारे स्टोनों का निर्माण किया, जो बनाने के बाद आगे वो सभी स्टोन बाकी सभी लोगों को दे दिया ताकि ये पूरे वर्ल्ड पर पावर का बैलेंस बना रहे। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने सच में तुमको ये स्टोन दिया था तो जरूर तुम्हारा पेरेंट्स किमोनो के जीव रहे होंगे, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ये स्टोन कहीं से उठाया हो। इनुगामी कहता है कि ऐसा स्टोन जापान पर सारे जगह पर फैला हुआ है, और अगर हम लोग बहुत सारे स्टोन के बारे में पता लगाएंगे तो शायद हो सकता है हमें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में भी पता चल जाए। और दूसरे हम लोग इनारी को देखते हैं जो कि नोवी से ये कह रही थी कि मुझे किसी भी हालत में वो सारा का सारा स्टोन चाहिए। और वैसे भी तुमको पता ही होगा कि आखिरकार मैं किसके बारे में बातें कर रही हूँ, और इसी वजह से तुम याद रखना कि इसके बारे में इनुगामी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। दूसरे हम लोग यूई को देखते हैं जो कि डोडो से कहने लग जाता है अगर तुम चाहो तो ये स्टोन तुम अपने पास ही रख सकते हो। दूसरा हम लोग नोवी को देखते हैं जो कि जल्दी से कौन के पास आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है अपने आप को साबित करने का, तुमको बस डोडो के दिल के साथ खेलना होगा जिससे कि वो खुद ब खुद ही वो स्टोन तुम्हें दे दे। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो लोग एक जगह पर जाने का प्लानिंग बना रहे थे। और दूसरी साइड तो अकीरा अपने भाई के साथ पिकनिक पर गया था। और आगे जब भी डोडो और इनुगामी अपने घर से निकलने वाले होते हैं इतने में उस जगह पर कौन आ जाती है। ये देखकर तो यहाँ पर इनुगामी को भी समझ आ गया था कि इसको असल में इनारी ने भेजा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कौन को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे वो तीनों जल्दी से निकल जाते हैं डोडो की फैमिली को ढूंढने के लिए। और इसी के साथ ही ये वाला एनिमे का सीजन 1 यहाँ पर ही खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं और एक नई एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।